अब देखो हम लोगों ने कल जो कवर किया था, पहले मैं उसका रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और आज आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी और देखने को। लेक्चर्स का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप थोड़े समय में न्यूज़पेपर समझने लगेंगे। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में दर्ज किया था। अनुच्छेद 21 के अंदर कई सारे विभिन्न मौलिक अधिकार हैं। इशू क्या आता है कि बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने में इसीलिए डिफिकल्टी होती है क्योंकि उन्होंने सिलेबस में कमांड नहीं किया होता है। अगर एक बार आपको पता चल जाए कि मैग्ना कार्टा क्या है तो फिर अखबार में कभी भी जिक्र होगा, आप समझ लोगे ना। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत फाउंडेशन और बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना, ठीक है। चलो, कल हम लोगों ने कवर कर लिया था आर्टिकल 19 से 23 तक। आप लोग बताते जाइएगा 19 एक का एक या का किसकी बात करता है? वेरी गुड, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, दो केस लॉस पढ़े थे। कौन कौन से केस था? एक तो सर श्रेया सिंघल, और दूसरा हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर पॉलिसी ऑफ इंदिरा गांधी। याद आ रहा है? आप सबसे बढ़िया काम ये किया कीजिए घर जाके, आज आपको नोट मेकिंग भी सिखा दूंगा कि क्लास के दौरान मैं क्या लिखता हूँ बोल दिया करूँगा, नोट करो। आप लोग घर जाकर के इतना तो कर सकते हो, अगर पेन कॉपी ना चलाओ, रात में आराम से 10 बजे या 11 बजे जब लेटो तो एक बार स्मरण किया करो, सर ने अनुच्छेद 19 बोला था, फिर श्रेया सिंघल केस था, फिर इंदिरा जी थी। जहाँ मिस हो रहा हो वही कॉपी बगल में से निकालो, देखो, फिर सो जाओ। अगर ये चिंतन करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी अपनी सारी इश्यूज तो रिजॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा करके देखना एक बार, ठीक है। इसके साथ में अनुच्छेद 19 के अंदर मैंने आपको बताए थे कि 19(1)(a) के अपवाद कौन से अनुच्छेद में है? 2 के अंदर। किस किस को लेकर के अपवाद है? तो आपको बताना था देश की अखंडता, सुरक्षा, आ जाओ, एकता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लोकहित अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वेरी गुड, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, न्यायालय की अवमानना। इसीलिए कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकता, ठीक। न्यायालय की अवमानना, जिसे आप कहते हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा किसी अपराध के लिए उकसाना, लास्ट लाइन उसमें यही है कि किसी अपराध के लिए उकसाना। तो बेटा ये सब जो है 19(2) के अंदर रोक लगाता है। कैसे? अगर तुमने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे तो भैया आ जाओ जेल, तब तुम्हें 19(1) की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तुमने कह दिया कि हमारे देश की आर्मी जो है वो सबसे घटिया आर्मी है, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप इस चीज के लिए भी जेल जा सकते हो। आप देश की आर्मी या सुरक्षा या देश के NSA अजीत डोभाल के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते। उसके अलावा देश की एकता पे बात कर लो। आप ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि कश्मीर भारत का अंग होना ही नहीं चाहिए, उन्हें तुरंत ही हम लोग सेंसर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लोकहित, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये है कि आपके स्पीच देने की वजह से माहौल गड़बड़ा जाए। जो काम कभी कभार विपक्ष के नेता कर देते हैं, दंगे भड़क जाएं, तो उस पर भी आपकी जुबान पर कैंची चलाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब तुम्हारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। 14वें बुद्ध धर्म गुरु, जिनका नाम है दलाई लामा, तिब्बत को चीन ने अपने अधीन करने के लिए चीन ने तिब्बत के ऊपर अटैक करने का प्लान करा, लेकिन दलाई लामा रातों रात भारत आ गए और भारत में उनको शरण मिली हुई है। अब तुम गए, कहाँ शरण मिली है? बैठ जाइए। शरण मिली हुई है हिमाचल प्रदेश के मंडी में। अब एक दिन क्या हुआ कि पूजा गई और उन्होंने जाकर के दलाई लामा से कह दिया, मेरा देश, मेरे संसाधन, तुम भाड़ में जाओ। तो अगर उन्होंने, वेरी गुड, इस केस कॉपी कर, अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएंगे। चलिए सेटल हो जाओ जल्दी से। हाँ, न्यायालय की अवमानना, इसी कॉपी के अंदर वर्ड, हाँ ऐसी कर लीजिए। न्यायालय की अवमानना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल की लाइट परमानेंट जलेंगी। इसीलिए ऐसा हुआ भी कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2017-18 के आसपास में मोटरसाइकिल की लाइट ऑफ करने का स्विच नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का तर्क सुनिए कि एक्सीडेंट ना हो पाए या लेस एक्सीडेंट हो, हम बाइक की लाइट परमानेंट ऑन रखेंगे। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम इस फैसले को नहीं मानते, तो मानना पड़ेगा, वरना उठा करके आपको जेल डाल दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। 19(1) कवर किया था। उसके बाद फटाक से बताइए जरा 19(1) का B या कह लो खा, इसके अपवाद किसमें थे?
19(3). ये किस चीज के बारे में बताता था? वेरी गुड। आ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो, आते रहोगे कैसे काम चलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके की सभा आप आयोजित कर सकते हैं, जागरण करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जिस दिन आपने देश विरोधी गतिविधि करी, देश की एकता, अखंडता, ठीक है, या सुरक्षा, इन सब चीजों पे आपने कमेंट करा नहीं, आप जेल गए नहीं। 19(1)(c) किसकी बात करता है भैया बताओ? संघ, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन। बैठ जाओ, बाद में बातें करना बच्चों। एसोसिएशन बनाने की छूट है, लेकिन रोकता कौन है? 19(4). क्यों रोकता है? क्योंकि हम ऐसे संघ नहीं बना सकते, ऐसे एसोसिएशन नहीं बना सकते जो एसोसिएशन इलीगल हो, इमोरल हो, अनैतिक हो और अवैध हो, ये ध्यान रखना। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बॉम्ब ट्रांसफर के लिए, RDX लाने के लिए, इस तरीके से नहीं। 19(1) का D किस बारे में बात करता था बताओ? वेरी गुड, भ्रमण। इसको रोक कौन लगाता है? 19(5). दो चीजों पे, सबसे पहला जनहित या लोकहित में, और दूसरा जनजाति, यानी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। बेटा जल्दी बैठ जाओ, बातें मत करो, बातें रात में करी होंगी, कोई फायदा निकला? उल्टा लड़ाई और हो गई, नहीं हुई है? ठीक है। 19(1) किसकी बात करता है? निवास। ये उस निवास की बात नहीं करता जो तुम 25 रुपए में बनवा लेते हो तहसील से, ये बात करता है रेजिडेंट की, कि भारत के अंदर क्या है सीन। ठीक है, इसके भी अपवाद किसमें दिए हुए हैं? 19(5) में। कौन से दो अपवाद हैं? एक तो आप लोक हित को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और दूसरा जनजाति, ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 19(1) F क्या कहता है? सर 19(1) का F पहले कहता था बैठो, लेकिन इसको किससे हटा दिया? 44वें संविधान संशोधन 1900। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ। जी किसकी बात करता है? व्यवसाय में हमने एक चीज देखी थी, उसका नाम आपको याद हो रहा होगा, CPR, मोटर्स एक्ट 1947। बेटा इसके अपवाद कहाँ दिए हुए हैं 19(1) के? सर 19(6) में सीधा अपवाद दिया हुआ है कि सरकार कभी भी चाहे किसी भी व्यवसाय पे मोनोपोली, एक रोकता कर सकती है। ठीक है, मोनोपोली कर सकती है, ये ध्यान रखना। अब देखो, इसके बाद में आपको मैंने आर्टिकल पढ़ाया था 20, आर्टिकल 20 3 बातें कहता था। बिना कानून के सजा नहीं, 2 बार एक जुर्म में सजा नहीं मिल सकती, और खुद के खिलाफ क्या नहीं दे सकते? गवाही। गवाही स्वयं के खिलाफ मान्य नहीं होती न्यायालय में। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट इस तरीके से याद आने चाहिए। अभी तो मैं कल वाला ही रिवाइज करा रहा हूँ, आज रिलीजन पढ़ेंगे, उसके बाद DPS भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइएगा आर्टिकल 21 मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या समझाया था? 2 बड़े शब्द समझाए थे, लाइफ और लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है दैहिक स्वतंत्रता। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप दैहिक रूप से स्वतंत्र हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, तो फिर आपको पुलिस अरेस्ट क्यों कर लेती है? क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस पकड़ सकती है। इस पर हमने खूब डिटेल में डिस्कशन करा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा था? आर्टिकल 22 था। ये बताता है कि किसी को भी हिरासत में लेने के कानून क्या है। अगर कभी आपके पड़ोसी को पुलिस उठाए तो उससे पहले बताना पड़ेगा सर्च वारंट या फिर अरेस्ट वारंट होता है। घर में दखल देने के लिए सर्च वारंट, व्यक्ति को उठाने के लिए अरेस्ट वारंट। दूसरी बात, अगर अरेस्ट वारंट इशू नहीं हो पाया, कोई अपराध तुरंत हुआ है, पुलिस पकड़ रही है, तो बेटा पुलिस को सूचना देनी होगी कि किस धारा के अंतर्गत आपको पकड़ रहे हैं। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश भी करना होता है। अगर आप नहीं कर पाए तो आप में से जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं एडवोकेट हो, वो रिट डाल के भी उस व्यक्ति की रिहाई की मांग कर सकते हैं। ऐसा होता है, हाई कोर्ट में हबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण डाल देते हैं इसी 22 के अंदर। पर याद रखिएगा, अगर कोई देश पर शत्रु है, उसने अटैक कर दिया, या फिर कोई ऐसा कानून है जो सरकार ने आतंकी गतिविधि या देश की सुरक्षा के लिए बनाया है, तो फिर आर्टिकल 22 उसमें अरेस्ट पर काम नहीं करेगा। यानी तब वो लोग 3 महीने किसी भी दोषी को उठा के रख सकते हैं, और इसी का मिसयूज करती है कौन? पुलिस।
अभी भी एक ऐसा गंदा अधिनियम है जो भारत में बढ़ा दिया गया और जिसकी वजह से आप कहोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, मेघालय, शिलोंग, मणिपुर, ये जो सारे हिस्से हैं, ये पता है हमसे क्यों खफा रहते हैं? ये मांग कर रहे हैं कि इसको हटा दो। असम फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, असम की पुलिस को अधिकार दे करके, यानी आप ये समझिए पहली बात तो पुलिस कन्वर्ट कर दी गई है आर्मी में, और उससे कह दिया है कि तुम नॉर्थ ईस्ट के इलाके पर नियंत्रण करोगे। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल कानून है कि अगर आपको अरेस्ट करा तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है और सूचना देनी। ये ऐसा कुछ नहीं करते, किसी को उठाएंगे तब तक पीटेंगे जब तक इनका मन करेगा। अब सोचो इनको अगर किसी से बदला लेना है तो कोई रोक लेगा? यही जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से इंडिया के फौज जो है वो हर तरीके से इंडिया के अच्छे ही हैं, बहुत सारे ब्रूटल रेप्स की घटनाएं भी आई हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब पता चला है घर में ये दिखा करके कि आतंकवादी छिपा हुआ है, अच्छी महिला दिखी कोई, हो गया मिलिट्री के अंदर ऐसा काम। तो इस पर एनजीओ की रिपोर्ट्स है, इसलिए कश्मीर के प्रति ध्यान दिया सरकार का। खैर आप इस बात को समझिए। उसके बाद हमने बात करी थी आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? तो भैया मजदूरी की बात करता है, फोर्स लेबर। और किसकी बात करता है? इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, इससे भी पहले लिखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तस्करी, मानव तस्करी। ये मानव जो तस्करी है बेटा, ये मानव तस्करी आज भी होती है। एक एक्टर है सोनू सूद, उन्होंने पता नहीं कितनी 400 या कुछ महिलाओं को, वो लोग यहाँ से इंडिया से नेपाल भेजी जा रही थी, तो उनको रिलीज कराया था। मैंने ऐसा न्यूज में आर्टिकल पढ़ा था, तो अच्छी बात लगी मुझे। बाल मजदूरी समझ लीजिए, यहाँ पर किसी प्रकार की मजदूरी की बात हो रही, फोर्स लेबर। अच्छा आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो वैष्णो देवी गए? माता वैष्णो देवी कितने लोग हैं? ठीक है, कोई गया? पलक गई हो? पलक ने वहां पे एक बोर्ड देखा होगा, भीख मांगने पर 500 रुपए जुर्माना। आपको भिखारी मिला कोई वहां? कोई भिखारी वैष्णो देवी में घूमता ही नहीं है, क्योंकि उनका नियम है हम फोर्स लेबर नहीं करने देंगे किसी को भी, ना भीख मांगने देंगे। तो हर राज्य चाहे मौलिक अधिकार के एवज में अपना फोर्स लेबर वाला ये जो आप देख रहे हो ना, ये रोक लगा सकता है। और आज की डेट में दास्ता भारत में खत्म हो चुकी है, याद रखना स्लेवरी। ठीक है, अगर आप जैसे एक कलर्स टीवी पर नाटक आता था, उसमें एक छोटी बच्ची थी, उसको बंधुआ मजदूर बना रखा था, ठीक है? क्या नाम था? उड़ान। तुम लोग मेरी तरह नाटक देखते हो। तो बेटा कलर्स में जो उड़ान थी ना, उस बच्ची को बंधुआ मजदूर बना रखा था, उससे सारे तरीके के काम कराते थे, कुछ पे नहीं करते थे। अब भारत में ऐसा करना संभव नहीं है। ये बाबा साहेब ने क्यों डाला होगा? क्योंकि उन्हें पता था जिस दिन ये घटिया अंग्रेज आएंगे भारत में, ऐसा कुछ करने का प्रयास भी करेंगे तो हमारी सरकार कहेगी ये रहा अनुच्छेद। आज भी कोई भारतीय अपनी मर्जी से भी स्लेव नहीं बन सकता, ये भी ध्यान रखो। अब सवाल ये आता है आर्टिकल 23 में, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल दूंगा मैं, मजा आ जाए। आर्टिकल 23 में सर आपने 2 चीजें बताई कि एक तो तस्करी बंद कर रखी है, और दूसरा आपने ये बताया कि जबरन मजदूरी, ठीक है, या फोर्स लेबर। इसमें कल मैंने आपको केस इनका बताया था प्रोस्टिट्यूट्स का, कि अगर ये अपनी मर्जी से कर रही है तो वो जबरन लेबर का अंदर नहीं आता। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो भारत में वैध है, बशर्ते महिला अपनी मर्जी से करना चाहे। ये सुप्रीम कोर्ट केस में कह चुका है। अब एक बात बताओ जरा, एक दिन संजीव को लगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो संजीव डॉक्टर बन गया। अचानक आ जाओ, अचानक ही देश में युद्ध हो गया। हाँ बिल्कुल आ जाओ, जल्दी से जल्दी बैठिए, कुछ मत होइए, क्लास भरी हुई थी। चलिए बैठिए बेटा, समझो ध्यान से। अब मुझे बताओ, संजीव हो गए, लांशी हो गई, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, क्या सरकार जबरदस्ती भारत की तुम्हें उठा के आर्मी में भर्ती कर सकती है युद्ध की स्थिति में, या नहीं कर सकती? बड़ा अच्छा सवाल है। क्या देश की सरकार जबरदस्ती तुम्हें आर्मी में भर्ती कर सकती है कि नहीं कर सकती? एक तरफ तो सर आप कह रहे हो कि जबरन मजदूरी मना है, और एक तरफ तुम लोग सुन के शौक हो जाओगे कर सकती है। ये अपवाद है, छूट है। अगर कभी युद्ध हुआ तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत देश पे जब भी संकट होगा, आर्टिकल पढ़िएगा, उसमें लिखा है, तो आपको सेना में भर्ती करा सकते हैं। लेकिन अभी करंट अफेयर में बड़ा अच्छी न्यूज, मैंने द हिंदू डेली पढ़ता हूँ, तो द हिंदू के अंदर एक देश है रसिया, और हमारे भैया मोदी जी अभी गए थे, पता है आपको? जब मोदी जी का 3.0 शुरू हो गया, यानी तीसरी बार शपथ ली, तो ये रशिया गए। अब रशिया में सुनो, रशिया में प्रोसेस चलता है डंकी। अब आप कहोगे डंकी क्या है? ये वही प्रक्रिया है जो शाहरुख खान की पिक्चर में दिखाई गई थी, यानी इस पार से उस पार काम करने के लिए बॉर्डर पे ले जाना।
अब ये रशिया इतना मक्कार है, इसने नौकरी के नाम पे भारतीयों को बुलाया और अगले दिन उन्होंने सेना के कपड़े देके एंटर करके भेज दिया यूक्रेन के बॉर्डर पे, जाओ मरो। तो अभी जब मोदी जी ने, तो आप सुनिएगा उनकी स्पीच में, उन्होंने जिक्र करा है कि जो भी भारतीय रशिया में अपनी मर्जी से या रशिया के द्वारा अगर सेना में भर्ती कर लिया गया है, सबको वापस भेजो। तो करंट अफेयर पढ़ा करो, जिससे थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी। अगर ये टॉपिक आया और तुम इंटरव्यू में हुए और तुमसे सरकार ने तुरंत पूछा कि जबरन तो रशिया में भर्ती कर लिया, जरा बताओ क्या कोई ऐसा संविधान में आर्टिकल है सरकार तुम्हें युद्ध में खुद से दाखिल कर सकती है? तो तुम कहोगे सर इंडिया में आर्टिकल 23 के अंदर एक अपवाद है कि इंडिया की जो आर्मी है वो हमें एडमिट कर सकती है। जब मैं तुम्हारे इंटरव्यू सेशन कराऊंगा बगल के रूम में, तो मैं ऐसे ही बहुत चीजें कोरिलेट करता हूँ करंट अफेयर से, सीखोगे तो। ठीक है, तो याद रखना। मजा आया ये चीजें देख के? बस आएगा। आर्टिकल 24 किसकी बात करता है? तो भैया 24 में से 10 घटा दो, 14 साल तक के बच्चों की। बेसिक ट्रिक है, ठीक है, चाहो तो याद रख लेना। 14 साल तक के बच्चों की। अब ये 14 साल तक के बच्चों की क्यों? क्योंकि बेटा सर्वे किया गया था कि हाई स्कूल में पहुंचने की औसत उम्र 14 साल होती है। सीबीएसई का बच्चा तो 14वीं साल में ही हाई स्कूल होता है। तो इनका मानना है कि बेसिक मैट्रिक पास तो उसे कराई दो कम से कम। अब सुनो बड़ा अच्छे से, आर्टिकल 24 के अंदर बाल मजदूरी पे रोक लगाने में सबसे बड़ा हाथ एक ही महत्वपूर्ण आदमी का है, वो है एमसी मेहता। एमसी मेहता भारत के जाने माने एक्टिविस्ट और आरटीआई करता है। इनसे बड़ा एक्टिविस्ट भारत में अभी तक तो फिलहाल नहीं। एमसी मेहता हर चीज पे मुकदमा दायर करते थे, वकील थे। इन्होंने तमिलनाडु की सरकार पर एक मुकदमा दायर करा जिसके अंदर करीब 14,000 बच्चे रिहा करेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्या था? तो शिवपुरी नामक जगह है तमिलनाडु में, वहां पटाखों की फैक्ट्री में बाल श्रम, बाल मजदूरी कराई जा रही थी। बच्चे छोटे होते हैं, उनके हाथ होते हैं छोटे छोटे। तो भैया क्या होता है कि जब बारूद भरने की बात आती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी फक से बम के अंदर भर देते थे। इस एवज में ये लोग कराते थे उससे मजदूरी। दूसरा, जो ये 14,000 बच्चे थे, इन्हें दिए जा रहे थे 200 रुपए, जबकि 1400 रुपए वयस्क को दिए जा रहे थे बड़े को। तो कितना पैसा बच रहा? 1200 बच रहा है एक आदमी पे। बेटा ये बात एमसी मेहता ने उठाई और इन्होंने आर्टिकल 24 का हवाला देते हुए ये पूरे के पूरे बच्चों को रिलीज करवा दिया। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, याद रखना। इसलिए भारत में बाल मजदूरी तो बैन है, लेकिन 14 साल तक बच्चा काम नहीं कर सकता। सर काम नहीं कर सकता तो फ्लिपकार्ट में या पिक्चर में हाथी मेरे साथी में छोटा बच्चा हाथी से कह रहा है जाओ मेरे पापा को बचा लो, वो कैसे कर रहा है? तो आर्टिकल 24 के दो अपवाद। पहला कि बच्चा मनोरंजन फैक्ट्री में काम कर सकता है, मनोरंजन इंडस्ट्री जैसे इंडिया गॉट टैलेंट, डीआईडी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न। और दूसरा वो अपने घर का कोई भी बिजनेस हो, अगर उसके पापा ट्रक चलाते हैं तो वो पीछे ट्रक में भैया बैठ के अपने पापा के साथ घूम सकता है, तब तुम बाल मजदूरी नहीं करोगे। इसलिए कई बार देखना, जब हम लोग 2022 में जो जितने भी होटल्स हैं, इन होटल में जाकर के मैं बच्चों से पूछता था कि तुम काम क्यों कर रहे हो, तो वैसे अनपढ़ है लेकिन इतना दिमाग है, कहते थे हमारे चाचा का होटल है, सगे चाचा का, हम अपने ही होटल में हाथ बटा रहे हैं। ये तो किसी को भी गुमराह कर दें, क्या गजब बच्चे। तो बेटा याद रखना, कानून आपको एक लॉ पता होना चाहिए। भारत में आप ये कह के कभी छूट नहीं पा सकते कि हमें भारत का कानून नहीं पता, ये ध्यान रखना। भले ही आपको बिल्कुल आईपीसी ना आती हो, लेकिन गवर्नमेंट कभी आपका ये एक्सक्यूज नहीं सुनेगी हमें तो ये कानून पता ही नहीं था। तो ये ध्यान रखना, ये नियम है विधि का, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। बैठ सकते हो आप कितने भी एज के हो, अगर हटाया गया था तो एप्लीकेशन दे सकते हो कि वायलेशन है, और वो भी इन्हें नहीं, सीधे हाई कोर्ट 24 घंटे के अंदर आपकी दुकान और सब कुछ संरक्षण। लेकिन हाँ, इंसान इसके पीछे हट जाता है क्योंकि वकील बीच में कहेगा 30,000 रुपए लगेंगे हाई कोर्ट के, तुम लोग इतना तो मुनाफा नहीं है, ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए भारत में लॉ लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब हम लोगों ने आर्टिकल 24 तक कवर कर लिया। आज मैं तुम्हें मिलवा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल से, जिनका नाम है आर्टिकल 25 से 26। अब समझना एक स्टोरी, और बड़ा ध्यान देना बेटा। एक जगह थी, उसका नाम था इंग्लैंड। ये रहा एस, ये रहा आर। एस का मतलब समझना स्टेट। सर स्टेट का मतलब क्या? राजा या सरकार से। सर रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म से होता है। अब मेरा तुमसे पहला सवाल ये है आर्टिकल 25 में, देखें यहाँ कितने लोग बुद्धिमान हैं। तुम लोग बहुत यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, मुझे बस 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर दो धर्म क्या होता है, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम्हें ज्ञान है, बताओ। ये सोचो यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और कोई धार्मिक मुद्दा आजकल सुर्खियों में है, तो तुमसे आयोग के सदस्य, इस समय तो वर्तमान में पीसीएस के संजय श्रीनेत्र, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था अभी 23 अगस्त को, अभी 1 साल हो जाएगा, अभी बिहार फेस करना है। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही पूछा था कि अभिषेक बताइए धर्म और
धर्म तंत्र दोनों में अंतर क्या है? तो पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम धर्म बता दो जरा क्या? सर समाज में जो व्याप्त नीतियाँ और कुरीतियाँ कुछ भी होता है, जो भी होता है समाज में मानते हैं हम, तो उसी को ही धर्म मान लेते हैं जो हमारी नीतियाँ हैं। और कोई आपने आंसर अच्छा दिया, मतलब ये आपका जो आंसर है ये एक्सेप्टेड आंसर है, लैंग्वेज आपकी अच्छी है आंसर देने की, गुड। और कुछ ऐड करना है इसमें? इन्होंने आंसर ठीक अटेम्प्ट करा, नीतियाँ कुरीतियाँ या उसको हम मान लेते हैं। और कोई? बड़ा अच्छी इन्होंने बात कही, मैं सहमत हूँ। और कोई? धर्म क्या होता है बचाओ सर, हम तो व्हाट्सएप पे बचा लेते हैं सर, मैसेज फॉरवर्ड करके, हमारा धर्म खतरे में है। हाँ कोई और? देखो जो सोचने पे मजबूर ना करे और क्वेश्चन ना दे वो टीचर नहीं। अगर तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स ही डेवलप नहीं कर पाया तो लानत है, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया। हाँ धर्म बता सकते हो क्या है? अच्छा चलो तो मैं और मजा लेता हूँ, रुक जाओ, ये मजा राहुल गांधी वाला सबको देंगे, ठीक। मुझे ये बता दो, अब एक बड़ा अच्छा सवाल उठने वाला है, हो सकता है बच्चे ऑफेंड हो जाए पर होना मत, हिंदू एक धर्म है? नहीं, जो ये कह रहा नहीं, पुराने बच्चे बोल रहे होंगे तो बैठो तुम लोग। हाँ अच्छा एक और इस्लाम, हाँ धर्म है इस्लाम, मोहम्मद ना सोमन बकुन में फिल्म लाइट से शैतान भगाने वाला पढ़ा है? नहीं ये तो पढ़ी हुई है। चलो सूरह 241 242 पढ़ाएंगे। हाँ अरे मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ भैया, कन्वर्जन की ओर नहीं होगा। हाँ तो भाई बताओ इस्लाम धर्म है कि नहीं? अच्छा सुनो, क्रिश्चियन एक धर्म है कि नहीं? क्रिश्चियनिटी, ठीक बेटा। बाबा साहेब कहते थे धर्म नाम की कोई भी वस्तु का काम सरकार के साथ नहीं होना चाहिए, और जो कि हमारी वर्तमान सरकार झोला भर भर के कर रही है। कारण बताता हूँ, दौर था इंग्लैंड का, अभी आगे चल के आपको माइक सर पढ़ाएंगे, एक टॉपिक आएगा पुनर्जागरण, ठीक। आप पढ़ोगे रिनेसेंस, रिनेसा बोलते हैं जिसे, सुना है? अभी आप इतिहास में पढ़ोगे कि इंग्लैंड से ज्यादा बेवकूफ देश कोई था ही नहीं, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम देश, बेस्ट के देश। क्यों? अगर किसी औरत के पैर में कोई डिफेक्ट भी है या इनके यहाँ कुछ भी बुरा हुआ तो उस बेचारी को सूखे पेड़ से बांधा, उसे बिच की उपाधि दी, फूंक दिया। इसके अलावा ये लोग इतने ज्यादा कुरीतियों में थे कि इनकी चर्च अपनी अलग क्या करती थी, आर्मी रखती थी। समझना, अगर इंग्लैंड के अंदर राजा है तो राजा की औकात होती थी क्षेत्र के अंदर, लेकिन जो इनके यहाँ पादरी होते थे या क्रिश्चियनिटी के बॉस, वो इस राजा की बात को भी खत्म कर सकते थे। सर ऐसा कहीं एक और होता है? हाँ जी, अभी हाल ही में इसका उदाहरण ईरान देखो। ईरान के अंदर राष्ट्रपति जो है वो मर गए, दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त हो गए, लेकिन उनके यहाँ जो धर्मगुरु है वो इतना खतरनाक है, वो शरीयत के अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो करा सकता है। आज भी ऐसे देश है। तो पहले इंग्लैंड में ये जो कुरीतियां थी इनका विकट पालन होता था, लोगों को जागने में समय लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी बेटा? इसीलिए मैंने पीछे वाले पेज पर तुम्हें दिखा देता हूँ, ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को मत भूलना, ये इसे याद रखना, ऐसी बना लेना चाहे अपनी कॉपी में, लेकिन लिख लेना। स्टेट का मतलब सरकार, धर्म का मतलब रिलीजन। तो बेटा इंग्लैंड के अंदर पूरा बेस्ट बर्बाद करने में जो हाथ था, वो हाथ था वहां के किसका? धर्म गुरुओं का। वो क्या करते थे? अपनी मर्जी से खूबसूरत लड़कियों को इंग्लैंड में रखते थे, जिसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। आपने देवदासी प्रथा देखी होगी, नहीं देखी है तो एक मूवी भी आई है रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे, देख लेना, मैं नाम बता दूंगा। इस तरीके से क्या हुआ, इंग्लैंड का बट्टाधार तो हो ही रहा था, और स्टेट और राज्य यानी धर्म और सरकार जब भी एक होके चलते हैं उस देश की बर्बादी का कारण बनता है। आज की डेट में मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, अगर कोई सरकार की ये स्थिति आ चुकी है कि वो तुम्हारे भगवान या धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि सरकार के पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं बचा। लेकिन बाबा साहेब की आइडियोलॉजी देखो, बाबा साहेब जानते थे कि एक दिन हमारे यहाँ पे भी ऐसा होगा कि मजहब को, धर्म को, रंग को कहीं ना कहीं जाकर के अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब तुम बाबा साहेब की इंटेंशन को समझो और मुझे बताओ, आर्टिकल 25 में भारत का कौन सा धर्म रखा है बाबा साहब ने? बताओ भारत का कौन सा धर्म? हाँ, भारत का संविधान में कौन सा धर्म लिखा है? किसी भी धर्म का उल्लेख किया ही नहीं गया। वेरी गुड, ये आंसर परफेक्ट दिया। क्या नाम है? पूजा?
हाँ, पूजा ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। बाबा साहेब ये बात जानते थे कि इंग्लैंड की बर्बादी का कारण था ये दोनों एक साथ थे, इसलिए बाबा साहेब ने जब अपने यहाँ संविधान बनाया तो बाबा साहेब ने कर दिया डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब कि बाबा साहेब ने आर्टिकल 25 में साफ साफ लिख दिया भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। कंसेप्ट समझे? विभाजन किस आधार पर हुआ था? विभाजन किस आधार पर हुआ था? विभाजन धर्म की आधार। तो सर हमें अपने देश में धर्म करने का अधिकार नहीं, उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ, उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ, सुन लो ठीक, आप समझना बहुत अच्छे से। एक ये रही पूजा, पूजा एक पुस्तक को धर्म मानती है ठीक। एक आप में से कई लोग बैठे हैं जो कोई एक गुरु को भगवान की उपाधि दे चुके हैं, उसे धर्म मानते हैं। मेरी बात समझना, आर्टिकल 25 कितना व्यापक है। भारत के अंदर धर्म नाम की अगर चीज है तो वो सिर्फ सनातन है। इसके अलावा ये मानते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी पंथ। ये याद रखना वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस पर लॉर्ड एफा का केस बताने जा रहा हूँ अभी मैं, जो नैष्टिक ब्राह्मण थे जिसने 10 से 50 साल की औरतों को मंदिर में एंट्री बंद कर दी थी। पूरा केस समझाऊंगा, ध्यान से समझना, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल 25 कहता है भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में अलग अलग समुदाय के पंथ के लोग अपने किसी भी चीज का पालन कर सकते हैं। कैसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई पुस्तक को मान लेता है, कोई गुरु को मान रहा है, किसी का मन करा कोई पेड़ को मान ले रहा है अपना ईश्वर, किसी का मन करा कोई बादल को, किसी का मन करा कोई यज्ञ को, किसी का मन करा कोई शरीयत की किताब को। कितने लोगों के लिए धर्म की परिभाषा बनाओगे? सबसे बड़ा कारण तो ये था। आज वो कोई नया धर्म आके खड़ा हो जाए, अभी आपने देखा हाथरस के अंदर भगदड़ मच गई, तो उनको भी लोग इतना मानते हैं जितनी भगवान में आस्था है। मैं उनको उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन ऐसे लोग आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्या कंट्रोल कर लो? तो बाबा साहेब ने आर्टिकल 25 के अंदर बेटा कोई धर्म बनाया ही नहीं। अब तुम मेरी बात मजे से समझना, आर्टिकल 25 कहता है भारत में किसी का कोई भी धर्म नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या नास्तिक को आर्टिकल 25 में रखा जा सकता है? उसे कहां रखोगे जिसका कोई धर्म है ही नहीं? भाई भारत में तुमने ये तो पढ़ लिया, सर मैं हूँ मोहम्मद असलम, मैं हूँ अभिषेक मिश्रा, लेकिन मुझे ये बताओ ऐसे भी लोगों की ब्रीड है जो नास्तिक है, अथीस्ट है, उन्हें तुम कौन से आर्टिकल में डालोगे जरा बताओ? 25 में ही डालेंगे। 25 में? वेरी गुड। जो बच्चे ये कह रहे हैं तो बेटा बाबा साहब की एक्सपर्टीज समझो, अब आएगा तुम्हें समझ में। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 को कौन संभालेगा? राज्य। और राज्य किसके सामने मजबूर हो जाता है? धर्म के सामने। अगर मैं धर्म नाम की वस्तु ही नहीं डालूंगा तो राज्य देश को चलाने में आसानी फील करेगा। और हमारे भारत के अंदर हम धर्म को इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारे यहाँ एक वर्ड चलता है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं होता। मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो प्रियम्बल खोल लो प्रस्तावना, उसमें पंथ निरपेक्ष लिखा है, ना कि धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष टीवी मीडिया में जो बोल जाते हैं वो अभी चवनप्राश खाने की उम्र है, समझ गए? तो याद रखना, देयर इज नो वर्ड लाइक धर्म निरपेक्ष, यहाँ पर एक वर्ड होता है पंथ निरपेक्ष। चलो मैं तुम्हें दोबारा एक बार समझा देता हूँ आसान शब्दों में। आर्टिकल 25 साफ सीधी बात कहता है देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ भारत। भारत किसी धर्म के लिए कभी भी आगे आके कुछ भी नहीं करेगा। ना तो भारत के अंदर नवरात्रि मनाई जाएंगी कॉलेज के अंदर, ना तो ईद मनाई जाएगी, छुट्टी कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकारी कॉलेज किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करता। मुझे बता दो ड्रमंड में किसी ने यहाँ पर एक दिन सरस्वती पूजा के नाम पे सरकारी बुलाया हो कि सबको आदेश आया हो कि आ जाओ ड्रमंड में सरस्वती पूजा करेंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं। अब सर आपने ये तो बात कह दी, लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए, भारत में चलती है हज सब्सिडी, अमरनाथ यात्रा के लिए दिया जाता है बेटा सब्सिडी या पैसा, ठीक है? तो फिर सरकार ये क्यों दे रही है बताओ? हंसे ना, यही तो मजा है सोचने का। अभी सर आपने बताया कि किसी भी सूरत हाल के अंदर सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार ये क्यों ले रही है? बेटा इसका सीधा मतलब है कि हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन हर धर्म को भारत में सस्टेन, जिंदा रहने के लिए कुछ फंड देंगे जो भी लोगों से नहीं लिया जाएगा। तुमने आज तक होटल के बिल में जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी के अलावा ये नहीं देखा होगा अमरनाथ यात्रा टैक्स या फिर हज टैक्स, देखा कभी? नहीं। ये सरकार अपने पास से करती है। बात है, आ जाओ बेटा आ जाओ। क्या हुआ, कैसे जल्दी आ गई बिटिया? केक कट गया? चलो अच्छा बैठ जाओ।
समझ आया? आर्टिकल 25 इज लिटिल बिट टेक्निकल, मेरी बात समझिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अब आएगा तुम्हें और आनंद। सर आर्टिकल 25 में भारत का कोई भी धर्म नहीं है, इसका फायदा सुनो, फायदा नो रिलीजन का फायदा हुआ ये कि 21 मार्च को पहला लॉकडाउन घोषित किया गया, और जब लॉकडाउन घोषित करा तो 500 लोग जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, और मस्जिद की तरफ क्यों जा रहे थे? नमाज पढ़ने। अब मामला धर्म का, कर्फ्यू लगाने की शक्ति है, रोक लगाने की शक्ति है, क्या सरकार इन लोगों को रोक सकती है? रोक सकती है? अगर सरकार का कोई धर्म होता ना तो नहीं रोक पाती, लेकिन आर्टिकल 25 में लिखा है नो रिलीजन, और इनको रोकने के भी आधार लिखे हुए हैं। याद रखिएगा आर्टिकल 25 के अपवाद का नाम 3 अपवाद है। पहला लोकहित, ठीक, उसके बाद आ जाओ लोक आदेश या जन आदेश, ठीक, ये एक ही में पब्लिक ऑर्डर, उसके बाद स्वास्थ्य, और तीसरा पॉइंट और लास्ट आ जाएगा नैतिकता। इन 3 चीजों के आधार पर तुम्हारा धर्म रोका जा सकता है। उदाहरण दो, दिल्ली में जाने माने जैन धर्मगुरु आए, और आपको पता होगा कि जैनिज्म के अंदर भी एक प्रैक्टिस होती है जिसमें वो पूरी तरीके से बिना वस्त्रों के रहते हैं, जस्ट लाइक श्वेतांबर दिगंबर वाला सीन। तो हुआ ये कि जब वो दिल्ली की सीमाओं में एंटर होने वाले थे तो दिल्ली की सरकार ने रोक लगा दी कि आप एंटर नहीं होंगे। अब इतने बड़े धर्मगुरु को रोक सकते हो, क्यों? क्योंकि 3 चीजें लिखी है नैतिकता के ऊपर, या आपको देख करके पब्लिक ऑफेंड होगी, त्राही मच जाएगी, तो बेटा इसलिए धर्मगुरुओं की रैली में भी रोक लगाई जा सकती है, आयोजन पे भी रोक लगाई जा सकती है, आने जाने पे भी रोक लगाई जा सकती है। और कोविड के दौरान तो मंदिर मस्जिद सब बंद कर दिए थे, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में कोई धर्म नहीं है। सर अगर धर्म होता तो बेटा इंडिया का बट्टा धार हो जाता, तब हिंदू मंदिर खुलवा के जाते और मुसलमान मस्जिद खुलवा के जाते, कहते रोक के दिखाओ, समझ गए? भारत तेरे टुकड़े, ऐसा उसने कहा कन्हैया। चलो हमारी बात समझ में थोड़ी बहुत तो आई गई। चलो अभी और आ जाइए क्रिस्टल क्लियर। आर्टिकल 26 सुनो, आर्टिकल 25 काम करता है तुम पर, मुझ पर। आर्टिकल 25 के आगे ब्रैकेट में लिख लो ये व्यक्तिगत इकाई है, यानी इनका धर्म है जो ये चाहे माने। लेकिन आर्टिकल 26 बात करता है समूह की। किसकी बात करता है? समूह की। आसान किए देता हूं, समझो। आर्टिकल 26 कहता है नागा बाबा इकट्ठे होकर कुंभ में जाएंगे और कुंभ नहाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये जो नागा बाबा ये अक्सर थोड़ी कहा जाता है, जब से शिव जी, भाई शिव जी ने तो कहते हैं कि खुद ही को बनाया स्वयंभू, तो उनका जब से अस्तित्व है तब से इस ट्राइब के लोगों का अस्तित्व है, क्योंकि ये लोग उनकी शादी में भी गए थे, उनके सबसे बड़े आप कह सकते हो कि शिष्य के रूप में रहते हैं। तो बेटा आर्टिकल 26 के अंदर याद रखना, अगर आप कोई समुदाय हो, समुदाय तभी आपको छूट मिल सकती है। जैसे सर हम पंजाबी हैं, हमारा मन है कि हम तलवार लेकर के जुलूस निकालेंगे, छूट मिल जाएगी। सर मुहर्रम है, हम तलवार लेके निकालेंगे, लेकिन अगर पीसफुल के लिए आपको मिलना चाहे तो गवर्नमेंट दे सकती है। तो याद रखना आर्टिकल 25 व्यक्तिगत पे लागू होता है, एक व्यक्ति पे, लेकिन आर्टिकल 26 किस पे लागू होता है? समस्त समूह पे। बस इतना अंतर है। ये बात आई समझ में? थोड़ा सा और बता देता हूँ तुम्हें। चलो बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट की, ये लिखना चाहता है ना? ठीक नहीं, बाबा तो है ही नहीं किसी से कहलाने लायक, और बाबा कैसे हो सकता? ऐसी जड़ी बूटियां खा रहे थे। चलो भैया ठीक है, अब आ जाओ आशाराम पे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आशाराम एक दिन कोर्ट में खड़े होकर बोला कि मुझे मेरी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, देश सेक्युलर है, तो बताओ अनुच्छेद 25 में मांगेगा या 26 में मांगेगा? ये है सवाल। बेटा 25 में तो मांग ही नहीं सकता, क्योंकि आसाराम बापू को मत देखो, पूरे सर्किल को देखो। आज की डेट में एक बाबा है, पूरा कह सकते हो कि अपने साथ में जलसा लेके चलता है, तो पूरी कम्युनिटी है, तो किस में आएगा वो? अब मैं तुम्हें सेपरेट बाबा का भी नाम बता दे रहा हूँ। भारत में दुर्भाग्य से कोई सेपरेट बाबा है ही नहीं, सब आर्टिकल 26 में ही कूद पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सबने अपनी गैंग बना ली है। जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है, मैं कमेंट नहीं कर रहा, ठीक बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे अलग लोगों ने क्या कर रखा है, उन्होंने आर्टिकल 26 की स्वतंत्रता तो मिलती है। अब इसका फायदा भी सुन लो। इसमें क्या फायदा होता है कि आर्टिकल 26 में वर्ड लिखा हुआ है कि तुम अपनी संस्था चला सकते हो, इंस्टीट्यूशन रन कर सकते हो। तो ये लोग करते हैं, ट्रस्ट, चैरिटी, एनजीओ, कुछ भी छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए आर्टिकल 26 के अंदर जितने तुम्हारे बाबा हैं ये सब आ जाते हैं। अब देखना, तुम याद रखना। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ क्लास के अंदर बैठे हुए करण की, या फिर इनकी ये बिटिया क्या नाम है,
समीरा। हाँ, तो मीरा की बात करें, अगर मैं मीरा से खड़ा करके पूछूं भैया कि मीरा तुम ये बताओ कि मीरा अनुच्छेद 25 का अधिकार चाहिए 26 का, ये मांग सकती है 26 का? कोई नहीं जानता इस क्लास के बाद मीरा को। और वहीं पे अगर अभी ये कोई होती तो BMW घूम रही होती, अगर ये कहीं चला रही होती डिनोमिनेशन अपना। तो बेटा याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में इन दो चीजों की बात हुई है। अब सर आपने अभी ये क्यों बताई खिचड़ी, तो सुनो, अब तुम्हारे सामने केस आ रहा है जिसमें तुम्हें गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा, दुख भी होगा, लेकिन इसे प्यार से बोलते हैं सबरीमाला केस। और ये केस इसी चीज का है कि प्रभु अयप्पा को अनुच्छेद 25 में माना जाए या अनुच्छेद 26 में माना जाए। ये पूरा केस इसी दो चीजों पे रहेगा, क्योंकि लॉर्ड अयप्पा अनुच्छेद 25 में आएंगे तो राज्य की सरकार उन पे पूरी रोक लगा देगी, लेकिन अगर वो 26 में आएंगे तो राज्य की सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। कैसे, अब देखते हैं मजेदार चीज। कंडीशन समझ गए, सिचुएशन समझ गए? चलो भैया तो शुरू करते हैं। हुआ ये बेटा कि केरला जानी मानी जगह है। केरला के अंदर एक दिन एक महिला ने PIL दर्ज करी और उसने ये कहा कि 10 से 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं की, एक ये मंदिर बना हुआ है टेम्पल, इस टेम्पल के अंदर जो एंट्री है उस पर रोक लगी हुई है। ध्यान से समझना, केरला के मंदिर का मामला है। ऐसे हो सकता है मंदिर आपके घर के आसपास भी हो, पूरे देश में कई मंदिर। तो बोला गया सबरी वाला मामले में एक महिला ने PIL डाली कि मैं लॉर्ड अयप्पा के दर्शन करना चाहती हूँ, रात मेरे सपने में आया। जब मैं मंदिर गई तो मंदिर के मुझे पता चला कि बैन लगा, 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं की एंट्री नहीं है। ये बैन क्यों लगा है, जबकि भारत के अंदर महिला और पुरुष दोनों क्या हैं, समान। उसने आर्टिकल 14 का मुद्दा उठा दिया। दूसरा उसने मुद्दा उठा दिया कि भैया मुझे अपना धर्म स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने की आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। कहा उसने। जैसे ही उसने PIL डाली तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक समस्या है। सुप्रीम कोर्ट कभी धर्म के मैटर्स को नहीं देखता, तो इस मामले में प्रभु के एंगल से नहीं देखा जाएगा। इस मामले के केस का नाम बनेगा कि राइट टू एंट्री इन अ हेरिटेज और नॉट, यानी आपको कहीं जाने का अधिकार दिया जाए या ना जाने का अधिकार दिया जाए। ये भी ध्यान रखना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस स्टोरी में क्या होगा। हुआ ये कि कोर्ट सबसे पहले क्या मांगेगा, तो बेटा कोर्ट ने सबसे पहले मंगाई किताबें और जितने भी विद्वान पंडित थे कि भैया सबसे पहले तो ये बताओ ये जो प्रभु अयप्पा हैं इनकी जीवनी है क्या, कौन है ये अयप्पा। तो जब अयप्पा जी के बारे में पता चला तो ये पता चला कि वो बहुत छोटी उम्र से 6 साल की उम्र से एक नैष्ठिक ब्राह्मण थे। नैष्ठिक ब्राह्मण वो लोग होते हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं जन्म से। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं कि किसी महिला की परछाई भी ना पड़े। जैसे मंगलवार का दिन होता है तो आपके पिता या कोई भी होगा अगर विशेष व्रत करते हो तो कोशिश करेंगे सारी चीजें खुद ही करें। ऐसा आज भी धारणा है, मैं इसे गलत सही नहीं ठहराऊंगा। तो हुआ क्या कि जब लॉर्ड अयप्पा के जीवन को पढ़ने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए लोगों से डिस्कस किया तो पता चला कि वो बचपन से सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। इस पालन का करते करते उनके मृत्यु के पश्चात यानी जब उन्होंने समाधि ले ली तो बेटा उनका मंदिर बना दिया और इस मंदिर में उनकी इस किताब की इच्छा को जाहिर रखा, जिसकी वजह से 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया। अब ध्यान से सुनना और मुझे तुम खुद बताना बड़े अच्छे से। आज की डेट में लॉर्ड अयप्पा के लिए मंदिर के बाहर हजारों श्रद्धालुओं की लाइन लगती है। अब तुम मुझे खुद बताओ कि लॉर्ड अयप्पा अनुच्छेद 25 में डालोगे कि 26 में डालोगे? 26 में डालोगे, सभी डालोगे। इसीलिए ये मामला आज भी रिव्यू में पड़ा हुआ है, क्योंकि दिखने में ये आर्टिकल 26 का प्रतीत होता है, लेकिन न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 25 में डाल दिया, जिसको पुनः चैलेंज किया गया। और क्योंकि इसे 25 में क्यों डाला? क्योंकि राजनीतिक दबाव था, रातों रात मंदिर के गेट खोल करके महिलाओं की एंट्री करानी थी, क्योंकि उस समय जो वर्तमान सरकार थी वो कह रही थी हम महिलाओं को समानता देंगे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लॉ से कैसे खेला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये केस ओवरटर्न होगा, जिसके इतने सारे फॉलोअर हो, जिसको मानने का एक संप्रदाय हो। इवन अयप्पा के लोग पता है क्या करते हैं? 40 दिन का फास्ट रखते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। पूरे आपको दक्षिण भारत के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो बेयरफुट यानी नंगे पैर आपको घूमते मिलेंगे, बाल मुड़वा लेंगे, तो वो अयप्पा के फॉलोअर्स हैं, जिसका एक पूरा प्रांत बन गया, एक पूरा पंथ बन गया। आप उसको अनुच्छेद 25 में कैसे रखते हो? वो कोई सिंगल आइडेंटिटी रहेगा क्या? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू में पड़ा हुआ है, एक ना एक दिन वापस से महिलाओं पे बैन लगेगा जब दूसरी सरकार इस मुद्दे को इंपॉर्टेंट समझेगी। आप समझे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर? तो बेटा याद रखना ये केस बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ में एक बार इसको पढ़ लो। हाँ 25 और 26 को पढ़ लो एक बार, ठीक है? बस एक बार इसकी रीडिंग कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी इतना डीप जाता है। हाँ
जैसे कि आपने बोला कि आर्टिकल 14 में लड़का और महिलाओं और पुरुषों को समान सम्मान दिया जाए, तो सर हम देखते हैं राज्य इसमें भेदभाव करता है। बिल्कुल करता है। जैसे कि हम बसों में देखते हैं तो लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए आरक्षण, उसके लिए अनुच्छेद 15(3)। सर तो समानता कहाँ रहेगी? मेरा कहने का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो लिखा जाता है कि मतलब पुरुषों के लिए फीस है, महिलाओं के लिए फीस ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात ये भारत में काटने की बात मान सकता हूँ कि उसमें रिक्वायरमेंट चाहिए कि महिलाओं को थोड़ा सा ये मैं मानता दूसरा है। भी प्रूफ कर दे रहा हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे जरा हाथ खड़े करो जिनकी मम्मी जॉब में। 1 2 3 बस। तो बेटा महिलाओं से फीस कैसे देंगे? कारण समझो, भारत में इनके इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन सर अब तो नहीं करना चाहिए, अब ऊपर एम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है अब तो आरक्षण भी नहीं देना चाहिए। जब टीना दाबी जिसके दोनों मम्मी पापा यूपीएससी क्वालिफाई है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो हमें आसपास नहीं दिख रही। आप राजस्थान जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, एमपी जाओ, सभी एरिया। ये तो राज्य के आधार पर है ना, नहीं राज्य इस पर कानून बना सकता है। पागल चुनाव हार जाएंगे। जो सच सुनना चाहते थे वो सुन लिया, ठीक है बेटा। आर्टिकल 25 और 26 पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन याद रखना 25 आपके लिए, मेरा धर्म कोई धर्म हो मैं अपना धर्म बना सकता हूं, इसलिए राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन 26 किसके लिए होता है? ये जो पूरे भोले बाबा के प्रांत के सभी लोग हैं, ये जो पूरे आसाराम बापू के फॉलोअर्स हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे? आर्टिकल 26 में। अब आता है सबसे खतरनाक आर्टिकल, जिसे मैं बोलता हूं आर्टिकल नंबर 27। बड़ा अच्छे से आर्टिकल याद रखना। कितने लोग मानते हैं कि पूजा पाठ या फिर इबादत की चीजों पे टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगता है सर। ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल 27। क्यों कहता है? सुनो, जब प्राचीन भारत की बात करें तो एक शासक आया था मोहम्मद बिन कासिम, उसने सबसे पहले एक लगाया था कर, कौन सा? जजिया। उसके बाद बेटा कुतुबुद्दीन, ठीक है, इसने भी जजिया कर को जारी रखा था। उसके बाद फारूक शियार आया था, इसने भी जारी रखा था। और एक बार को तो अकबर का भी दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अकबर को जोधा ने समझा लिया था। और हिंदू की राजपूत बोली पागल हो गए, ऐसे ही हो दाखिल होकर लेंगे तो मतलब ऐसा कहा होगा उस जमाने में, ये छपेगा थोड़ी किताबों में। बोले टैक्स वैक्स लगा रहे हो तो हिंदू तो ज्यादा संभाल के रखने नहीं, और मानसिंह ही जाता युद्ध लड़ने, हल्के से कह दो तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखते। तो अकबर समझ गया कि भैया धर्म खतरे में है। तो बेटा ध्यान रखना, भारत के अंदर हमेशा ऐसा होता आया था पूर्व में कि आपका धर्म मनाने के लिए टैक्स लिया जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी धर्म मनाओ, किसी भी धर्म का कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। लेकिन फिर मेरे पास फोन आया एक दिन पलक का। पलक वैष्णो देवी गई थी ना, इसलिए पलक जब वैष्णो देवी गई तो पलक ने मुझे फोन करके कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हो। मैंने जैसे मंदिर के लिए एंट्री लेने का प्रयास करा, कम वक्तों ने 100 रुपए की पर्ची काट दी। बोले बहन जी 100 रुपए लगेंगे अंदर जाने के। बोले आप कह रहे हो टैक्स नहीं लगता, और मुझे मंदिर में अंदर जाने के जो है भैया पैसे मांग रहे। तो मैंने इनसे कहा, पलक से ध्यान देना मेरी शब्दावली पे, सोते हुए बच्चों, मैंने पलक से कहा बेटा जरा वो रसीद का फोटो भेजना। भेजा। मैंने कहा उस पर क्या लिखा है? तो बोली सर उस पर लिखा है फीस। मैंने कहा बेटा लॉ में शब्दों का खेल है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फीस एंड टैक्स। अब आई बात समझ में? समझेंगे? तो दे आर टेकिंग फ्रॉम यू द फीस, कि हम तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं, पानी की सफाई कर रहे हैं, भिखारी भी नहीं छोड़ रहे हैं, बंदर भी कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए रात में कड़ी चावल भी बंटवा रहे हैं, और तुम हमें 100-110 रुपए की फीस भी नहीं दे सकती। दे आर नॉट कलेक्टिंग टैक्स, बट क्या ले रहे हैं आपसे? फीस। तो आप समझ गए सरकार बहुत चालाक, वकीलों को रख रखा है, तो टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा फीस दे देना, वरना मंदिर छोड़ो, ट्रेन भी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, ये बात आई समझ में कि नहीं? चलो भाई, अब आर्टिकल 27 तो तुम नहीं पढ़ो, आर्टिकल 28 पढ़ो, ये सबसे अच्छा आर्टिकल है। इसके लिए मैंने आसान कर दिया है, ये देखो आर्टिकल 28 में जिक्र हुआ है इनका संस्था यानी कि स्कूलों का, कि कौन से स्कूल जो है जिन पे राज्य का पालन किया जा सकता है। हाँ, ऐसे स्कूल हैं भारत में बेटा जिनमें धर्म मनाने की आजादी है। सबसे पहले ये ड्रॉ करो, 4 तरीके के स्कूल होते हैं और आप सबको पता होंगे। पहला जो पूरी तरीके से राज्य का है ड्रमंड, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। उसके बाद स्टेट फंडेड यानी कि चला प्राइवेट व्यक्ति रहा है, लेकिन वो क्या है, राज्य पोषित है, यानी टीचरों की सैलरी कौन देता है, वो सब सरकार देती है, लेकिन बिल्डिंग किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे बनी। तीसरा आ जाता है राज्य दर्जा प्राप्त, जो कि प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट है, लेकिन उसे सरकार ने दर्जा दे रखा है कि हाँ भैया एक इंटर कॉलेज एग्जिस्ट करता है। अंत में आता है आपका मदरसा, इसके अलावा सिख गुरुमुखी पढ़ाने वाले कॉलेज, इसके अलावा गुरुकुल पद्धति पढ़ाने वाले गुरुकुल कॉलेज। बेटा लिखो चारों के नाम,
आर्टिकल 28 में 4 तरीके के विद्यालय का विभाजन है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं किस तरीके के स्कूल में धर्म पढ़ाया जा सकता है और कहां नहीं पढ़ाया जा सकता। यूपीएससी के लिए इतनी समझ चाहिए, मैं वनडे नहीं पढ़ाता कि आर्टिकल 12 राज्य, आर्टिकल 13 विधि, आर्टिकल 14 समानता, अब कल मिलेंगे लिख लो, ये नहीं करता मैं। और फिर ट्रिक 1 में जोड़े 4 राज्य विकास, ठीक है, ले आए 499 में अपने घर आज ही आईएएस की डिग्री, ठीक है, बने एग्जामपुर के योद्धा, काहे बने, पहले तो खुद तो पढ़। तो बेटा ऐसा कोई बैच मत ले लेना ऑनलाइन धोखे से भी, ठीक है, कम से कम पॉलिटी में तो नहीं लेने दूंगा। कौन कह रहा ज्योग्राफी में? नहीं, सभी टीचर अच्छे हैं, सबसे अच्छा तो नहीं हूँ। तुमसे कह रही है चरण को, फोटो ले लिया आपने, बढ़िया आया है। अब ग्रुप पे भी तो लगवाने फोटो। हाँ भाई, 4 तरीके के कॉलेज कौन से? स्टेट ओन, जिसमें बैठे हो। यूनिवर्सिटी, कभी सुना यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा है, सरकारी ऑर्डर आया हो कि सब आ जाना। बेटा सबसे जल्दी ग्रोथ कर देंगे अगेंस्ट रिलीजन वाले हम, क्या बैठे, समझ गए? अब सुनो ध्यान से, स्टेट फंडेड, स्टेट फंडेड का मतलब समझ लो राज्य पोषित। इसके अंदर बस ये 2 पे टिक मान लो। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आसान है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम राष्ट्रगान गा सकते हो कि नहीं गा सकते हो, बड़ा विवाद है, बिजॉय मैनुअल का केस, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, स्टेट फंडित ये दोनों, इसमें तुम्हें दिया जाएगा विकल्प कि कल आ जाना, आचार्य जी कल भभूत लेके पूजा कर रहे हैं, कल सब कुर्ते पैजामे में आएंगे, मत आओ, चलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है इन 2 में। लेकिन जो सबसे ऊपर है सरकारी कॉलेज, उसमें तुम्हें धोखे से भी सरकार ऐसा कुछ निमंत्रण देगी ना, तो तुम चले जाओगे कहाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सबसे नीचे आते हैं रिलीजियस एंडोमेंट, यानी पूर्ण रूप से धार्मिक कॉलेज, जैसे गुरुकुल। अब तुम्हें गुरुकुल में एडमिशन तभी मिलेगा जब तुम सनातनी। अब तुम्हें मदरसे में एडमिशन तभी मिलेगा जब भैया तुम इस्लाम के फॉलोअर हो। किसी हिंदू सनातनी का मदरसे में क्या काम और किसी मदरसे वाले का गुरुकुल में क्या काम, तो बात समझे। तो इस वजह से ऐसे कॉलेजों के अंदर जो धार्मिक एक्टिविटियां कराई जाएंगी। और दुख की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का ऑर्डर आया सीधे जनवरी में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतने सारे मदरसे उठा के एकदम बंद कर दिए। फिर वापस में सुप्रीम कोर्ट ने चालू करवाया, क्यों? क्योंकि करीब 14 लाख बच्चों की शिक्षा बाधित हुई और इतनी जल्दी मदरसे के बच्चों को शिफ्ट करना संभव नहीं कर सकता है। अगर वो चाहे तो इस तरीके के कॉलेजों में पैसा बढ़ा भी सकता है, बंद भी कर सकता है, ऐसा करा है। हाँ ये कर सकता है, लेकिन कहाँ? उन जगह जहाँ पे रिलीजियस एंडाउमेंट है वहाँ आपके ऊपर छूट है कि आप धर्म की सारी चीजें करवाओ, सरकार भी कह सकती है। खबर आई थी तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अब जो है विद्यालयों में आचार्य जी और इस तरह के वर्डों का यूज किया जाएगा, तो क्या सर ये सही है? सरकार तो ये भी कहती है कि हम संविधान खत्म कर देंगे, बाद में जब शपथ होती है तो संविधान की किताब उठा के माथे से लगाते हैं। सरकार के चक्कर मत पड़ो कभी भी। एक सरकार और एक दिल्ली की लड़की, दोनों से बड़ा सतर्क रहना, समझ गए? अब देखो इधर, वरना पेयर ऑफ सीजर्स विल बी ऑल योर्स, बड़ा अच्छी कहावत है। हाँ, मैं कब कह रहा दिल्ली पर्टिकुलर लड़की खराब है, मैंने तो ये ऐसे मास था जैसे अखबार में निकला कि सभी वकील जो है वो काजी या दलाल है, तो इसमें कौन सा वकील को करना है? ये केस है, इट इज अ केस। अगर आप इस केस को, जैसे सभी डॉक्टर चोर है, आपको ये डॉक्टर आ जाए तो मैं तो कहूँगा ओ तुम ही चोर हो, तुम्हें क्यों डरा रहा? सभी टीचर खराब है तो ऐसे तो मैं खुद पे ले लूं ना, मैं कहूँगा ना ना, अब बेटा बरेली भी तो चलो भाई पढ़ाता हूँ। फिलहाल इधर आ जाओ, विवाद क्या हुआ, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा हमारे मोदी जी जहां भी जाएं विवाद तो होना ही। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। मोदी जी ने एक ऑर्डर पास करा, सभी स्कूलों में 4 तरीके के स्कूल होते हैं या 4 तरीके के कॉलेज नहीं, बोले सभी में 21 जून को प्रातः 5 बजे उठ करके सुबह सब करेंगे योगा, सूर्य नमस्कार। बेटा तुरंत ही मुस्लिम वक्फ बोर्ड और जितने भी थे उन्होंने केस फाइल करना शुरू करा। बोले तुम कैसे किसी एक, आपकी जो पतंजलि पुस्तक है वो धार्मिक पुस्तक है, उसमें योग का वर्णन है, अथर्ववेद में योग का वर्णन है, आप हिंदू धर्म कंपलसरी रूप से कॉलेजों पे लगा रहे हो। तो बेटा कॉलेजों के अंदर जब इस पे मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर इसे देखो कैसे घुमाया गया, क्योंकि भैया पीएम जी की बात है, तो बोला गया कि जो योगा होता है ना वो फिजिकल एक्सरसाइज है, उसका वर्णन किताबों में या पुराणों में जो है वो अलग सेंस में है, और सूर्य नमस्कार जो है वो बड़े बड़े योग गुरुओं से लिखवा लिया जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों थे कि ये सिर्फ एक पीटी है, फिजिकल एक्सरसाइज, तो भैया कराइए।
तो समझ आए हो आप? मतलब अगर इधर भी जरा सा नुक्ता इधर का उधर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझे बात को? चलो कौन आगे? चलो आर्टिकल 30 पे आ जाए। आर्टिकल 28 हो गया। 29 वाला समझ लो। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, उसका उत्तर दे दो, मजा आ जाएगा। बताओ जरा, हिंदी 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 अपनी हिंदी भाषा, क्या इसे अल्पसंख्यक भाषा की उपाधि दी जा सकती है क्या? नहीं। पहले मैं बता दूं, अल्पसंख्यक भाषाओं का मतलब यहाँ पर वो है जो अनुसूची किसमें है? 22 भाषाएं। वेरी गुड। अनुच्छेद कौन सा है? 343 से शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो 22 भाषाएं हैं वो ऐसी भाषाएं हैं जिनका संरक्षण करा जाता है। अब मुझे ये बताओ, क्या हिंदी अल्पसंख्यक भाषा हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्योंकि अनुच्छेद 29 बात करता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। बताओ बताओ। आप में से कोई लक्षद्वीप चले जाना एक बार। लक्षद्वीप जाओगे, वहां की ऑफिशियल भाषा तमिल है, इसके अलावा इंग्लिश है। वहां पर ज्यादातर लोग बोलते हैं आपकी उर्दू भी, लेकिन वहां पे हिंदी नहीं मिलती। तो बेटा अनुच्छेद 29 साफ सीधी बात कहता है कि राज्य के अंदर कोई भी आप में से यहाँ से खड़े होके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना पर्टिकुलर भाषा का स्कूल खोल सकता है। एग्जाम्पल पूरनपुर खालसा अकेडमी, गुरमुखी पढ़ेंगे, तेनों की मतलब साटा क्या। तो समझ गए भैया? ये जो उनका कहने का सेंस है कि इसके पीछे कारण समझो। अब लांची जो है वो सिंधी है, नहीं बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। सिंधी लोग क्या होता है तो मैं बताऊँ। तो बेटा लांची जो है अपने घर पे पंजाबी बोलती है। कितनी देर बोलेगी? 1.5 घंटे, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल से आती है, उसके बाद ट्यूशन चली जाती है। तो पूरे दिन तो हिंदी अंग्रेजी बोल रही है। पापा हल्के से कहते हैं कि वो पुत्र खाना खाएगी, अब वो इसमें भी इंग्लिश बोल रही है, नो डैड आई हैव डन विद माय स्टफ्स। तो समझ गए? अब इतनी बात बोलने के बाद बेचारी ये तो पंजाबी बोल ही नहीं पा रही। तो बेटा इस वजह से पंजाबी भाषा हो रही थी विलुप्त। तो ये बाबा साहब ने अनुच्छेद 29 डाला कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए वो चाहें तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने कॉलेज भी बना सकते हैं, अपना संरक्षण भी कर सकते हैं, उन्हें छूट प्रदान। बात आई समझ में? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो भारत में 2 ही आधार है, एक भैया भाषा और दूसरा संस्कृति। इसके अलावा कोई परिभाषा अल्पसंख्यकों की है ही नहीं। अब ये बात जो अनुच्छेद 29 में है, इसी का वर्णन 30 में है कि आप कैसे स्थापित करेंगे। अब ये सुन लो भैया, केस टीएम पाई फाउंडेशन का। आप में से किसी ने नाम सुना है मणिपुर यूनिवर्सिटी? MBA कराए सस्ते में और आपको लाते रस्ते में, सुनिए। अरे मणिपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर बड़ा फेमस है, जो कराती है सिक्किम, मणिपुर सिक्किम मणिपाल है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो MBA कराती है ऑनलाइन। बेटा कर मत लेना उससे। हुआ ये कि अल्पसंख्यकों के लिए कॉलेज खोला जिसके मालिक थे टीएम पाई। इन्होंने इस कॉलेज की फीस रख दी 8.5 लाख रुपए MBA की। तो अब जब 8.5 लाख रुपए फीस रख दी तो लोग कर नहीं पा रहे। सरकार के पास मुकदमा गया। इन्होंने कहा कि मुझे अधिकार है, मैं अल्पसंख्यकों से उन्हीं के लिए कॉलेज खोला है, मैं तो 8 लाख में MBA कराऊंगा। तो सरकार बोली ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता है। याद रखना, मैंने तुम्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, अधिकार तो दिए हैं, परंतु अगर तुम एक स्तर से ऊपर महंगाई ले जाओगे मैं कंट्रोल करूंगा, अल्पसंख्यकों के एडमिशन में कमी करोगे कंट्रोल करूंगा। तो याद रखना कि भारत के अंदर धर्म और भारत के अंदर अल्पसंख्यक दिखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन राज्य नियंत्रण उनके भी कर सकता है। बात आई समझ में या नहीं? तो यहाँ तक बेसिक फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म होता है। आर्टिकल 31 और तुम्हें बताऊंगा मैं, 32 अभी नहीं बताऊंगा, रिट, ठीक है। अब मैं ये वाला आर्टिकल जो है, आर्टिकल तुम्हें 33 समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में हम DPSP पे चलते हैं। तो सर बाकी के आर्टिकल बताऊंगा कैसे कराऊंगा कब। एक दिन, क्या नाम है आपका? ईशा, कल बताया। एक दिन ईशा ने अपने भाई को फोन करा, और इनके भाई जो है बता दो तुम्हें मिलिट्री में काम करते हैं, समझ गए? अब स्टोरी सुनना। ईशा ने अपने भाई को फोन करके कहा कि भैया रक्षाबंधन आ रहा है, अगस्त महीने में आ रहे हो ना? तो भैया ने कहा हाँ आएंगे। ध्यान से सुनना, बड़ी भावुक स्टोरी है, ईशा खुद ना रो दे तो कहना, ठीक है। अब ईशा ने अपने भाई से कहा कि भैया रक्षाबंधन का टाइम आ रहा है, क्या आप आओगे? भैया ने कहा कह नहीं सकते, आ भी सकता हूँ ना। कोई बात नहीं। ईशा ने अगले दिन फिर से फोन करा, फिर से अपने भैया से बात हुई। ईशा ने कहा भैया आपका ध्यान रखना, और भैया इस समय कहाँ पे हो? तो भैया ने फोन काट दिया। ईशा ने चौथे दिन फिर फोन मिलाया और पूछा भैया कहाँ हो? भैया ने फिर फोन काट दिया। लेकिन ईशा के समझ में नहीं आ रहा था कि भैया हर बार जब भी ये पूछो कि आप कहाँ हो तो फोन क्यों काट देते हैं। क्योंकि बेटा याद रखना, बड़े दुख की बात है कि आर्टिकल 33 साफ साफ कहता है आर्मी, रॉ, इंटेलिजेंस
इन्हें कोई भी मौलिक अधिकार नहीं मिलते, ना समानता, ना छुआछूत, ना फिर नौकरी। कोई भी रिजर्वेशन आर्मी की किसी नौकरी में होता हो तो बता दो, कभी नहीं देखने को मिलता। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 33 साफ साफ कहता है कि देश की अखंडता, सुरक्षा, एकता को बचाने के लिए ईशा के भैया कभी अपनी लोकेशन नहीं बता सकते फोन पर, वरना टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए ईशा के भैया को सरकार ने बाध्य कर रखा है आर्टिकल 33 डाल के। आर्टिकल 33 कहता है कि आर्मी, रॉ, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इंटरनल या एक्सटर्नल, ऐसा कोई भी मामले में कोई मौलिक अधिकार फौजी को नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे यूट्यूब पर कितनी वीडियो आ जाए कि फौजी को रोटी से ही नहीं मिलेगी, सरकार सीधे कहती है हम तो मौलिक अधिकार दे ही नहीं रहे, जाके दिखाओ कोर्ट में। किसी कोर्ट में कोई फौजी जा ही नहीं सकता ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, और उनके कोर्ट भी अलग होते हैं, ये पता ही होगा। तो बात समझे? आर्टिकल 33 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलो तो सर उनके जो कोर्ट अलग होते हैं वो अपने ही कोर्ट में तो फाइल कर सकते हैं 100%, लेकिन अपने कोर्ट में फाइल करने की कंडीशंस होती हैं, जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। और उसके लिए कंडीशन ये होती है कि किसी भी फौजी को 45 दिन तक सबसे पहले एक मेमोरेंडम बना करके एक इंक्वायरी के सामने आना पड़ता है। जैसे आपने देखा 5 फौजी बैठे हैं, उसके बाद में जाता है कोर्ट मार्शल के लिए, उसका प्रोसीजर अलग है। आप जैक का फॉर्म भरेंगे तब आपको पता चलेगा। चलो भैया नया टॉपिक शुरू हो रहा है, 5 सेकंड सांस ले लो फंडामेंटल राइट के बारे में। हाँ पूछो, एक क्यों दो पूछो, आप पूछो, जल्दी पूछो। सर जैसे 19 का डी की बात करते हैं, ठीक है, व्यवसाय। तो सर हम उस पे जो राज्य जो इन्वेस्टमेंट लगाता है कि ये चीज नहीं कर सकते, तो सर उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या क्या नहीं कर सकते? डिफाइन ही नहीं करिए, ये तो राज्य की जाना कि उससे आज तुम्हारी बागवानी, तुम्हारा बगीचा बढ़िया लगा, वो कल पहुंच जाएगा, आज से पूरे राज्य में बागवानी राज्य करेगा। तीनों जैसे कि अफीम या इसको तो हमने सीधा इसके लिए अलग से विधि बन चुकी है। ये आता है प्लांटेशन एंड वेजिटेबल्स क्रॉप एक्ट के अंदर, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने इसका एक केस बताया था, आगे बताऊंगा चल के, कि पान पर जो पान दुकानदार पान बेचता है ना, वो पान जो है वो कहता था कि ये कृषि में आता है, कृषि पे टैक्स नहीं लगता। तो फिर सरकार भी बहुत चालाक है, बोले तुम इसे कृषि के काम में थोड़ी ना ले लो। हाँ भाई अब इधर ध्यान दे दो, नया टॉपिक शुरू हो रहा है डीपीएसपी। चलो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि रिवाइज हो जाए आपका फंडामेंटल राइट भी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबसे पीछे अरुण के पड़ोसी, फंडामेंटल राइट कौन से भाग में बताएं संविधान के? सबसे पीछे, हाँ आप, क्या नाम है आपका? अनामिका? राम सिंह, अच्छा सर। तो राम सिंह बताओ, मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णित हैं? वेरी गुड। अब उनके आगे वाला बच्चा बताएगा, आप आ जाओ साइड से। कौन से अनुच्छेद है मौलिक अधिकार, कहां से कहां तक? वेरी गुड, लग रहा है सो रहे लेकिन तुम तो जाग रहे हो। ठीक, मौलिक अधिकार के संबंध में मुझे बताओ, क्या आप न्यायालय जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हो, ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 13 शक्ति देता है न्यायालय जाने की, लेकिन न्यायालय कौन से जा सकते हो? सर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट 32। इतनी बात आई समझ में? अब सुनना, फंडामेंटल राइट्स जो बनाए गए हैं वो किसको डराने के लिए बनाए गए हैं, जरा बताओ। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं राज्य, और राज्य की परिभाषा तो मैं बता चुका हूं। राज्य के अंदर केंद्र सरकार, राज्य, इसके अलावा अन्य। राइटिंग पे ध्यान मत देना, डॉक्टर बनने की इच्छा थी मेरी। ठीक है, अब आ जाओ डीपीएसपी पे। बेटा मौलिक अधिकार के बारे में एक चीज समझ लेना, अगर मौलिक अधिकार तुमसे सरकार छीनने का प्रयास करती है तो तुम जा सकते हो सीधे न्यायालय में। अब डीपीएसपी के बारे में हम लोग शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक स्टोरी पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर दे देना। एक दिन हुआ ये कि करण और करण की सिस्टर में लड़ाई चल रही। इनकी करण की दीदी ने कहा पापा आप मुझे ज्यादा प्यार नहीं करते हो। करण बोले आप मुझे ज्यादा प्यार नहीं करते। जब भी दीदी बाजार जाएगी तो 5100 रुपए और मेरे लिए मात्र 51 रुपए, और उसमें भी कहते हो कि हिसाब देना। तो करण के पापा ने कहा बेटा देख मैंने तुझे भी बीए कराया। बोले हाँ। बोले दीदी को भी बीए कराया। देख मैंने समानता प्रैक्टिस करी ना, दोनों बच्चों को पढ़ाया। तो करण बोले हाँ। फिर करण ने दूसरी डिमांड कर दी। बोले पापा दीदी की शादी होने वाली है, एक काम करो अब मुझे आईफोन दिलाओ। मैं तो दीदी की शादी में आईफोन लेके घूमूंगा, वरना मैं समझूंगा आप मुझ में और दीदी में बराबर प्यार नहीं करते हो। तो सर आपके कहने का मतलब तो नहीं समझे, लो आप समझोगे। बेटा राज्य के पास में एक चीज जो कंपलसरी राज्य को करनी ही करनी है वो क्या है? आर्टिकल 14। अभी ये भी समझा रहा हूँ। किसी भी सूरत हाल में राज्य जो है यानी कि आपके भारत के अंदर आपसे क्या नहीं छीना जा सकता? समानता। लेकिन अब तुम प्यारे दुलारे
कृष्णपाल से लेके अरुण से लेके सब चले गए डीएम के पास, और डीएम के पास बोले डीएम साहब हम आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं। बोले हाँ, तो मुझे कृष्णपाल को और पूरी क्लास को आईफोन बांट दो। बेटा इसके लिए सरकार को बातें कर सकते हो? नहीं कर सकते। यही खेल डीपीएसपी में, वो सारे मौलिक अधिकार, वो सारे अधिकार जो किस पर निर्भर करते हैं कि राज्य में संसाधन बचे तो मैं बांटूंगा, नहीं बचे तो मैं नहीं बांटूंगा, ऐसे सारे अधिकार डीपीएसपी में आते हैं। इसे प्यार से संविधान का अधूरा भाग भी कहा जाता है। सरकार तुम्हें बराबर से पढ़ने का मौका, आरक्षण सब देगी, वो सरकार नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार तुम्हारा टैबलेट कैंसिल कर सकती है, तुम्हारी स्कॉलरशिप में मैसेज आ सकता है कि फंड खत्म हो गए, तुम्हारे राशन बंटते समय भी दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो किस पर बेस्ड करता है? उपलब्धता के ऊपर। इतनी बात आई समझ में? अभी और आई। डीपीएसपी कौन से भाग में आते हैं? बहुत बढ़िया। कहां से कहां तक? बेटा इसके आगे एक चीज याद रखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, क्या डीपीएसपी को लेकर न्यायालय जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार, लीगल राइट। और कोई आंसर? ये सरकार की ड्यूटी है, कोर्ट की नहीं है। हाँ, ये पापा की ड्यूटी है, डैडी की नहीं है। हाँ, और कोई? हाँ, और कोई? कि डीपीएसपी को लेकर हम न्यायालय क्यों नहीं जा सकते? हाँ, अच्छा सरकार ने तुम्हें नौकरियां नहीं दी, तुम कोर्ट जाके दिखाओ सरकार के खिलाफ कि बीजेपी ने 14 करोड़ नौकरियां हमें नहीं दी या 4 करोड़ ओली दी नहीं दी, तो कोर्ट नहीं जा सकते। तुम धरना दे सकते हो, लेकिन तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट क्यों नहीं डाल सकते हो? और कौन सा आर्टिकल है जो नौकरी की बात करता हो, जरा बता दो। क्या लगता है किसको? आर्टिकल 16 बात कर रहे हो, वो नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, ठीक, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर के हम सरकार से नौकरी क्लेम करें? मुझे बता दो। या आज तक ऐसा कोई मुकदमा बता दो जो आप में से किसी छात्र नेता ने डाला हो कि भैया हाई कोर्ट, डियर सुप्रीम कोर्ट, नौकरी दे मुझे, नौकरी दे मुझे, और नौकरी नहीं दे रहा, जा सकते हो क्या? नहीं बेटा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट। अब ये इक्वेशन लिख लेना, ये वो तुम मौलिक अधिकार किसे मिले हैं? तुम्हें। ये लाइन लिखना, ये फॉर्मूला है, इसे मेंस में लिखना। किसके विरुद्ध? सर, आर्टिकल 12 के विरुद्ध। और जो चीज विरुद्ध में मिलती है वो तुम्हें हर हाल में मिलेगी, ताकि ये जो राज्य है ये क्या ना दिखा सके? तानाशाही, अराजकता, क्योंकि ये कोई भी विधि बना करके तुम्हारे सामने ला के तुम्हारे अधिकार खत्म कर देगा। आर्टिकल 17 अगर राज्य सरकार खत्म कर दे, मान के चलो कोई ब्राह्मण जिसने एकदम दलितों से घृणा हो या जनरल जाति का कोई व्यक्ति वो पहुंच जाए और वो कहते हैं आर्टिकल 17 ही तो हर चीज की जड़ है ना, ले डिलीट कर देता हूं, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसीलिए फंडामेंटल राइट बहुत मजबूत चीज है जो नागरिक को किसके विरुद्ध मिले हैं? सरकार के विरुद्ध, आर्टिकल 12। अब फॉर्मूला नंबर 2, डीपीएसपी क्या है? जो किसे मिले हैं? सुनो ध्यान से, जो मिले हैं राज्य को, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाता है, यहाँ पे लिखेगा के लिए। किसके लिए मिले? तुम्हारे लिए। ठीक, अब चाहे तुम अच्छे हो, चाहे तुम वोट ना देते हो, चाहे हरे रंग के ई रिक्शे सिर्फ तुम्हें ही मिले हो, लेकिन तुम्हारे लिए सरकार मकान बना के देगी, सारे काम करके देगी, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, ये राज्य किसके लिए करके देगा? तुम्हारे लिए। बनाओ फॉर्मूला ऐसे। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, तभी बता रहा हूँ। ये आया है कि फंडामेंटल राइट में प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन चुका है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध आते हैं? राज्य के विरुद्ध आते हैं, संविधान के विरुद्ध आते हैं, लोकहित के विरुद्ध आते हैं। तो भैया राज्य। और डीपीएसपी किसके लिए है? तो ये राज्य करता है किसके लिए? नागरिक के लिए। बात आई समझ? लिखो, ऐसी बना लो, तुम भी ड्राइंग आर्टिस्ट बनो मेरी तरफ, पेंटिंग बिकेगी तुम्हारी। समझ आ रहा है? कुछ सब कुछ आ गया। फॉर्मूला सर हमें बताया था, सर कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा, ड्राइंग करवा। चलो देखो, अभी डीपीएसपी में एंटर होगा और मैं जा रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट समझना। डीपीएसपी इसलिए राज्य मजबूर नहीं है, क्या है? ये देखिए, तो डीपीएसपी को लेके न्यायालय नहीं जा सकते, ये मत भूलना किसी कीमत पर। न्यायालय मत चले जाना। आर्टिकल 36, 37, 38 लेके 37 तो खुद ही मना करता है कि तुम न्यायालय नहीं जा सकते। अभी बताओ, यूपीएससी में कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए कंसेप्ट समझाने में थोड़ा समय तो लगता है। अब वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत आसान पड़ता है। यूपीएससी अच्छा फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं? अमेरिका। अब तो मैं एक और चीज और मजेदार बताता हूँ, डीपीएसपी कौन से देश से लिया? आयरलैंड। आयरलैंड की कौन सी लेडी थी भारत में जो भारत में आई थी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने?
हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, एनी डिसेंट। अब तुम सुनो ध्यान से, जितने बच्चे ये बात खुशी खुशी कह रहे हैं कि डीपीएसपी लिया आयरलैंड से, बेटा मेरा सवाल तो ये है कि आयरलैंड ने कहां से लिया? स्पेन ने कहां से लिया? खुद बनाया था। अच्छा ये बताओ, स्पेन और आयरलैंड से क्यों लिया? स्पेन से क्यों उठाया? ऐसा क्या था? मजाक तो इसमें, क्योंकि बेटा इसका उत्तर है आयरलैंड के अंदर क्रांति हुई थी, सिविल वॉर, और वहां पे जो सिविल युद्ध हुआ था उसमें लोगों के लिए दो तरीके के अधिकार थे, एक जो लोगों के लिए दिए जाने हैं लेकिन उपलब्धता पे आधारित है, और एक जिन्हें लोगों से छीना नहीं जा सकता। मौलिक अधिकार उपलब्धता पे आधारित है, डीपीएसपी। अब बात आई समझ में? चलो मैं और आसान कर दूं। इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव डीपीएसपी और नेगेटिव फंडामेंटल, क्योंकि राज्य के विरुद्ध है। अब आ जाओ लोग, अब तुम्हें एक सिचुएशन और दे रहा हूं मैं, जरा इसका उत्तर बताओ, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं किसी स्कूल का टीचर, ठीक है? टीचर है तो पढ़ा तो देखना चाहिए ना, ठीक? ये खतरनाक बच्चे, नाक अलग मुंह अलग, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये टीचर, अगर इस टीचर का मन बिल्कुल नहीं है पढ़ाने का कि मैं आऊं क्लास में और सिंपल सा पैसे लेके चले जाऊं, क्या ये टीचर ऐसा कर सकता है? सर नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 का ए बैठा हुआ है। आर्टिकल 21 का ये आगे पढ़ाऊंगा मोहिनी जैन केस के साथ में। लेकिन ये राज्य अगर ये घोषणा कर दे कि कल तुम दोनों बच्चों के बर्थडे पर चॉकलेट्स दी जाएंगी और इस वादे से पलट जाए तो तुम कुछ उखाड़ लोगे टीचर का? नहीं बेटा, ऐसा ही डीपीएसपी है। डीपीएसपी इज लाइक चॉकलेट एंड टॉफी। सरकार ने नोटिस निकाल दिया, मेरे सत्ता में आते ही 4 करोड़ नौकरियां, अब तुरंत ही तुम भाग खड़े हुए, जय सरकार चाहिए मम्मी, जय सरकार। रात में सोते सोते भी कह रहे हो बीजेजेपी, पूरा नाम नहीं लेना, ठीक है? उसके बाद समझिएगा, फंडामेंटल राइट्स कोई भी सरकार आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन डीपीएसपी उपलब्धता और मंशा पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखो। बढ़े आगे, चलो। डीपीएसपी कहां से लिए हैं? आयरलैंड। आयरलैंड स्पेन से। सब रट्टा हमारे बैठे रूसन का। चलो भैया, फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला। लो जरा फिल इन द ब्लैंक कर दो। इसमें क्या है? डीपीएसपी की एफआर। अरे नीचे जो क्वेश्चन मार्क लगा उसमें भरो। ये फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी का फॉर्मूला है? डीपीएसपी का। ठीक है, लो जरा इस वाले फॉर्मूले को पूरा कर दो। गुड। लो भैया इस पे टिक मार दो। हाँ, ये लो इसमें बेटा इसका उत्तर है राज्य भेदभाव ना करे, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी में कुछ ऐसा नहीं है। लो भैया ये भी बताओ। बताओ बेटा ये डीपीएसपी क्यों है? क्योंकि सरकार ने आज तक हमसे समानता का अधिकार खत्म नहीं करा, पेंशन खत्म कर दी, क्योंकि वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी लागू भी करे जा सकते हैं, खत्म भी करे जा सकते हैं। अब शुरू करें। अब आएगा तुम्हारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, आप पूछो। हाँ क्या है? खाना मकान है। लो हाँ ये लिखा है जो खाना, नौकरी, मकान, पेंशन। सर खाना और मकान में सर हमारी आजीविका के साधन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गेहूं चावल, अब तुम डिमांड करो सर वो पंजाबी पनीर नौगमा का। वैसे तो सर खाना एक जैसे कि ये राशन बढ़ता है, आपके कहने का है कि खाना फंडामेंटल राइट के अंदर भी आ सकता है और ये नौकरी भी आ सकती है, तो मैंने इसीलिए लिखा कि यहाँ पर खाने का मतलब समझो। फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू फूड जो आप बात कर रहे हो, राइट टू फूड प्रोवाइड करना नहीं आता है, राइट टू फूड आता है। सरकार लंगर चला सकती है, राशन बांट सकती है, लेकिन आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग फूड में चेंजेस भी ला सकती है। एक मिनिमम थाली 26 रुपए तैयार करके दे दी, वो भी रोक सकती है सरकार जब देश में कुछ ना बचे। चलो भैया अब देखो ध्यान से, ये आप पढ़ने के पीछे मोटिवेशन और ये समाज, ठीक है? चचा गलत हो रहा है, ठीक है? क्या और ऊपर देखना तो बोलिए। चलो भाई अब शुरू करते हैं स्टोरी, आप समझना चाहिए, ठीक है? चलो भाई दोबारा से बताओ, आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? गुड।
आर्टिकल, हाँ 36 किसकी बात करता है? राज्य की। अभी रुक जाओ, मजा आएगा। एक आता है एफआर के अंदर, एक आता है डीपीएसपी के अंदर। कोई बुद्धिमान बच्चा जरा इसका अंतर बता दो फटाक से। एक में कल्याणकारी राज्य, अच्छा, और हाँ जरा ध्यान दो सोते हुए लोग, डीपीएसपी और ज्यादा टफ है एफआर से, तो इसलिए कंसेप्ट बना लोगे, आगे आसान लगेगा। हाँ, वाई डीपीएसपी के अंदर राज्य बाबा साहेब को लिखना अलग से पड़ गया दोबारा। अच्छा, दोनों की परिभाषा डिट्टो सेम है, डिट्टो, 1 इंच भी कॉमा इधर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब तुम्हारे पापा तुम्हें सब्जी का थैला लेकर के भेजते हैं ना, तो तब तुमसे ये जरूर कह देते हैं कि बेटा सब्जी लेने जा रहे हो, सारी चीज ले आना। फिर जब तुम लौट के आते हो तो फिर याद दिलाते हैं पैसे बचे होंगे और उसमें से कभी कुछ सदुपयोग कर लेना। कहने का मतलब समझो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दोनों राज्य एक ही हैं, चाहे तुम्हारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ना तो तुम्हें ये मौलिक अधिकार से वंचित कर सकती है ये वाली राज्य, और डीपीएसपी भी कौन देगा? सेम राज्य। ये बाबा साहेब को इसलिए लिखना पड़ा डिट्टो डेफिनेशन, अगर ये उसके अंदर नहीं डालते तो सरकारें पलट जाती, कहती हैं कहीं लिखा ही नहीं है राज्य, क्या पता किसकी ड्यूटी है। तो बाबा साहेब ने कहा उस भाग में भी तुम्हारा जिक्र हुआ, इस भाग में भी तुम्हारा जिक्र हुआ। क्यों? तुम अपनी क्लास की हर कॉपी पे नेम स्लिप पे अपना नाम लिखते हो विषय के साथ, सर चोरी ना हो जाए। और भी रीजन भी है क्या? चलो दूसरे को पता चल जाए, चलो भैया लो आ जाओ। ठीक, सिविल पॉलिटिकल ये तो बता दिया। हाँ अब आ जाओ, ठीक है, पढ़ो जरा कॉन्स्टिट्यूशन। पिक्चर देखिए ना, जुड़वा सीता की था, सेम ही चीज। अब याद रहेगा, फोटो लगाने पड़ते हैं। ये बात तुम्हारी शादी होगी तो पता चलेगा। इस मेकअप के धोखे में ऐसा ना हो देखने गए रुखसाना को और अम्मी ले गए। हेलो बेटा, साफ साफ क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो इस संविधान के भाग 3 में लिखा है। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर भी 12 के अंदर ये बॉक्स समझ गए होंगे पहली क्लास के बच्चे, इस बॉक्स को भी, ठीक है। चलो भाई अब बताओ, ये आया सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज का, बताओ इसका उत्तर। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य पर लागू होंगे? आप उसको लेके न्यायालय नहीं जा पा रहे हो डीपीएसपी को, लेकिन क्या डीपीएसपी सरकार पर लागू होंगे? हाँ बताओ, होंगे सर? डीपीएसपी सरकार पर लागू होंगे, याद रखना, यस इसका आंसर। फिर से समझ लो, आप उनको कहां नहीं ले जा सकते? कोर्ट में, लेकिन सरकार पर लागू होंगे। क्यों? सरकार हर हाल में पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, ये सरकार पे बाध्यकारी रहते हैं, बंद भी कर सकती है। चलो ठीक है, आर्टिकल 37 एक बार जरा हिंदी में पढ़ लीजिए, अब तो आसान है। पढ़ो फिर आगे शुरू करो, इसमें मेन आर्टिकल, और तुम्हें मिलवाए रेड डालने के अधिकार से। हाँ भाई, इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग भाग में निहित प्रावधानों किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। समझ गए? कोई कोर्ट लागू नहीं कर सकता 37 को। अब ये तो हुआ किताबी ज्ञान, अब चलो प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक, अब समझना जरा ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले सूरज ने कहा था एक शब्द, सीधा अर्थ है जहां सब कुछ अच्छा अच्छा हो। बेटा मोदी जी की स्पीच तैयार पता है कौन करता है? देश के अंदर जो उनका सचिव है पर्सनल, यार तुम आई गए तो बताइए, तो उनका नाम है पीके मिश्रा, ठीक है? मिश्रा भी गलत देना, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? तो बेटा जो मोदी जी हैं उनकी स्पीच तैयार करते हैं सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी बार बार उनसे ये स्पीच में बुलवाते थे 2014 के बाद से कि कैसे दिन आएंगे? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लो आ गया कोविड। तो बेटा ध्यान से सुनना, जो ये मोदी जी अच्छे दिन कहते हैं, ये पता है कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में, यहीं पर मेंशन है वेलफेयर स्टेट। अब समझ लो, वेलफेयर स्टेट उसे कहते हैं नौकरियां 4 करोड़ लाएंगे।
समझ गए? अच्छे दिन आएंगे आएंगे, लेकिन मोदी जी की स्पीच लिखने वाला आईएएस निकाला हुआ एक बंदा, 25 साल आईएएस के बतौर ऊपर प्रमोट होकर पहुंचने वाला एक सेक्रेटरी सचिव है, उसने कहा मोदी जी से वादे वो करो जो पूरे ना करने पे न्यायालय न ले जाए तुम्हें, इसलिए वो नौकरी का वादा करते हैं। ऐसे वादे करते हैं जो सब डीपीएसपी के अंदर आते हैं, जब कोर्ट ले जाके दिखाओ, तो इसलिए आप जुमलेबाजी कह सकते हो कि 14 लाख 15 लाख रुपए वाली, लेकिन वो अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि डीपीएसपी कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। अब समझिएगा ध्यान से, आर्टिकल 36 किसकी बात करता है बताओ? आर्टिकल 37 ये कहता है कि तुम राज्य को नहीं ले जा सकते न्यायालय, और आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? हाँ बताओ, आर्टिकल 38 बता सकता है कोई? किसकी? कल्याणकारी राज्य की। अच्छा, और चलो लो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या वो तुम लोग काहे बोर हो रहे हो? इसे पढ़ लो एक बार जरा, इसे पढ़ने के बाद तुम्हें थोड़ा सा सदमा तो लगेगा, लेकिन मजा आ जाएगा। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो ताकि तुम बोर ना हो। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इनकम टैक्स वाले रेड मारने घर में चले कैसे जाते हैं? कौन सा आर्टिकल? ईडी सीबीआई आपको उठा कैसे लेती है? ये जो 2 नंबर का क्लॉज लिखा हुआ है ना, जिसे मैंने डब्बे में डाला है, बेटा ये मोरारजी देसाई जी की देन है। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये लिख दिया गया कि आर्टिकल 14 भले ही समानता बनाने का प्रयास करता है, लेकिन कल्याणकारी राज्य तभी संभव है जब लोगों पे बराबर इनकम हो, और बराबर इनकम करने के लिए आर्टिकल 38 में उठा के एक संशोधन कर दिया गया, जिसमें लिख दिया कि आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही ये बात अनुच्छेद 38 के 2 में डाली गई, सबसे ज्यादा खुशी हुई इनकम टैक्स वालों को। क्यों? क्योंकि अगले दिन वो घर पे पहुंच गए, और उन्होंने घर पे पहुंचने के बाद कहा कि सरकार खुद कह रही है कि आय की असमानताओं को कम कर देंगे। बेटा याद रखना, अगर तुम एसएससी सीजीएल में जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स ऑफिस किस अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत काम करता है, तो 38 के 2 के अंदर। याद रखना, पढ़ो एक बार क्या लिखा है? राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, ना कि केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसाय में रहने वाले लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं या अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। 1000, 1200, 1500, 2000 करोड़ जो नेताजी के यहाँ से निकलते हैं, उस पर रेड करने का जो अधिकार है वो ये डीपीएसपी देता है, आर्टिकल 38 का। 2 बात आई समझ में? ध्यान में आप समझे? ऐसे बनाओगे तुम कल्याणकारी राज्य, ठीक? तो भैया याद है, ये लो ऐसे इसको याद है, देख लो एक बार, ठीक है? और इसको भी पढ़ लो। किसने जोड़ा था ये? मोरारजी देसाई। कब जोड़ा था? किस वर्ष? 44 में संविधान संशोधन में। क्या जोड़ा था? आर्टिकल 38 के अंदर जो क्या करता है? राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों में असमानताओं की। अब ये तो खैर इस पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा, वरना ऐसे फ्लो चार्ट अपने नोट्स में बना लिया करो कॉपी के अंदर, ठीक है? ये क्या हुआ, इन्होंने सोचा इक्वलिटी लानी, समानता, पैसा लेना है, गरीबी दूर करनी है, कर दिया संशोधन। सबसे ज्यादा कुछ अजय देवगन, क्योंकि रेड मूवी इसी की, ठीक है? चलो अब एक बार ये लिख लो कॉपी में जल्दी। किसे कहा क्यों? आर्टिकल 36 इसे रोकता है राज्य। 37 कहा नैतिक स्तर पर, बाध्यकारी है लेकिन न्यायालय में नहीं, नैतिक स्तर पर। और क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है? कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये लिख लिया? नोट कर लो फिर आगे आर्टिकल 39 और आर्टिकल 40। हाँ, इसमें कहा गया कि कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, लेकिन सर ये शराब, ये तो कल्याणकारी कहाँ है? जो आप शराब की बात कर रहे हो वो आर्टिकल 47 को टच करेगी, जिसमें बिजोय का केस पढ़ेंगे, जो शराब भट्टियों को रोकने का गवर्नमेंट ने प्रयास करा था राज्य के हाईवे पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, शराब कल्याणकारी राज्य बनाने के हित में नहीं है, लेकिन शराब व्यक्ति को क्यों दी जाती है ये जानना जरूरी है। अब आप लोगों की दवाइयों भी पड़ती है, ऐसा नहीं। रेवेन्यू सरकार को सबसे ज्यादा फायदा राजस्व उसी से आता है।
तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य भी खराब उसी से होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, मुझे लग रहा है बहुत गहरा सदमा हुआ, किसी को देख लिया सामने। मेरे घर के बगल में वाइन शॉप है, तो मैं देखता रहता हूँ कि लोग और ऐसे ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे जो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं और थोड़ी देर बाद बन के जाते हैं एक्सीडियो। लेकिन हाँ, ओवरऑल अल्कोहल इज वन ऑफ द वेरी बैड थिंग। अल्कोहल किसी कंज्यूम नहीं करनी, कोई नशा नहीं करना चाहिए। चाय भी ज्यादा हद से ज्यादा नुकसान देती है ना। अब आगे बढ़े। सर अरे इतना नहीं लिख पा रहे तुम, इतने स्लो भाई। तो वही वाली बात हुई, बंटी तेरा सावन स्लो। ठीक शराब पी के उसमें वो उस पर भी विवाद हो गया। इसमें कोर्ट ये डिसीजन देगा कि उस मुआवजे को राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो मुआवजा कितना तय करना है। ठीक, तो इसमें आप मान के चलो कि मुआवजे में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आएगी कि इस सरकार ने कितना मुआवजा बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दे दिया, तुरंत ही घोषित कर दिया। ये मैंने केस पढ़ा था एडिटोरियल में। हाँ, जिसके अंदर मिथाइल आइसोलेट का यूज़ कर रहे थे, जबकि उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, यूज़ दूसरे पदार्थ का होना चाहिए। डरा था मैं करो, अभी है हो गया 10 दिन। हाँ 10 दिन हो गए। ठीक है बेटा, लिख लिया आप, समझ गए आर्टिकल डीपीएसपी का। चलो भैया, तो याद रखना, एक बार सवाल आया था कि डीपीएसपी का अर्थ क्या है। तो डीपीएसपी को संविधान निर्माताओं का अधूरा ख्वाब कहते हैं। अब तुम कहोगे क्यों कहते हैं, तो भैया लो शुरू कर रहा हूं मैं सबसे विवादित आर्टिकल से। 40, 41, 42 बाद में पढ़ेंगे। अब तुम्हें सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आर्टिकल 44 पे। ठीक है, आर्टिकल 44 किसकी बात करता है बताओ भैया, ताकि जो बच्चे आज आए हैं उनका समय ना खराब जाए। हाँ बताओ, ये समझ गए तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। क्या होता है समान नागरिक संहिता, बताओ भैया क्या होता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। सर हमें इतना पता है कि गोवा पहला राज्य था, जो कि तुम्हें गलत पता है। पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। गोवा में यूसीसी जैसा कुछ नहीं था, पोर्तुगीज कोड चलता था वहां पर। और वहां पे तो और गंदे लॉस थे। 28 साल तक किसी पुरुष की बीवी को बच्चा ना हो तो वो दूसरी शादी कर सकता था बिना रोक टोक के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और अगर पहला बेटा नहीं पैदा हुआ तो दूसरी वाइफ से शादी करके फिर भी प्रयास कर सकता है। घटिया लॉस। ठीक है, अब आर्टिकल 44 को समझने के लिए तुम मुझे जरा एक बात बताओ, और जिसका उत्तर ठीक है तुम दे दो। ठीक, ये ठीक है, ठीक ठीक समाजवादी साइकिल बना दे क्या। चलो छोड़ो, तुम लोग पॉलिटिकल करते हो, लिख ही देगा। ठीक, एक बाइक इसने चुराई राजस्थान से। ठीक, अब देख लो चोरों की कैटेगरी बन रही। चोर सेकंड, इसने एक बाइक चुराई एमपी से। ध्यान से समझना, पहले वाले चोर का नाम है, ठीक है, अच्छा नाम ले लेते हैं अनिल, कोई बैठा हो तो क्षमा करे। इसका नाम असलम, कोई बैठा हो तो क्षमा करे। जरा मुझे ये बताओ, दोनों चोरों ने अलग अलग राज्यों में चोरी करी, एक ने एमपी में चोरी करी, एक ने राजस्थान में चोरी करी। दोनों के नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन जिस दिन ये न्यायालय जाएंगे दोनों चोर, और इन चोरों पे जो मुकदमा चलेगा वो बेटा जो धारा प्रयोग में लाई जाएगी वो लाई जाएगी 379, 380। दोनों को जो सजा होगी अलग अलग जगहों पे वो 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा होगी। क्या आपको लगता है ये न्याय है? अरे सर बिल्कुल न्याय लगता है। जो इस चोरी की सजा है वो इस चोरी की सजा। अब समझना, अब समझना, अब मजा आएगा। ये है असलम, ये है इनकी बेगम। अरे बेगम आ जाओ, पर्दा कर देना। ठीक है, मुस्कुरा रही है पर्दे में, हेलमेट ही पहना दिया। ठीक है, ठीक, ये है असलम, ये है अनिल। फिर से सेम एग्जांपल। बेटा असलम ये इनकी बीवी है। इन्होंने एक दिन कहा ए जी सुनते हो खाना ठंडा हो गया है। बोले अब तू भी सुन, तलाक तलाक तलाक। और ये चली गई अपने मैके, यानी रिश्ता खत्म। और जबकि हमारे अनिल है, इन्होंने इनसे कहा ए जी सुनते हो खाना ठंडा है। बोले तो गर्म कर दे। इन्होंने बर्तन उठा के मार दिया, लेकिन तब भी रिश्ता बना रहा, क्योंकि इनके रिश्ते तोड़ने के लिए बहुत अलग विधि है। तो बेटा सरकार की मंशा यही है कि यूसीसी का मतलब कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन हम कानूनों को बराबर कर दें। ये सरकार का करने का प्रयास है, इसे यूसीसी कहते हैं कि एक देश
एक कानून। और इसी को लेकर के सबसे पहले इन्होंने हाथ डाल दिया इस्लाम धर्म पे। कैसे? 2017-18 में तलाकुल सुन्नत बंद कर दिया। तलाकुल सुन्नत का मतलब एक ही बार में बोल दो तलाक तलाक तलाक। कोई है तो भाई सन ने तलाक दे दिया, मैं मोमडन नहीं हूं वैसे, ठीक है। चलो भाई इधर आ जाओ, तो ध्यान से सुनिए। हाँ ठीक, इधर देखो। तलाक 3 बार बोलने पे जो तलाकुल सुन्नत था वो खत्म हो गया। और सुनिए जरा, हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं के 2 दुख हैं। उन्हें एक तो स्पीडी तलाक भी चाहिए, और ऊपर से उनको दिक्कत और है कि मुस्लिम से 4 शादियां क्यों, हमारी एक ही का है। ये भी दुख है हिंदुओं में। उनको इससे आपत्ति नहीं है कि उनकी जो है क्या कहते हैं एक क्यों है, उनकी 4 क्यों नहीं है। इसीलिए वो कहते रहते हैं खत्म करो, एक शादी होना चाहिए, एक शादी होना चाहिए। भैया उनके धर्म में लिखी है। और इसी बीच में एंट्री होती है यूसीसी कानून की। अब सरकार कह रही है कि शादी तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कानून खत्म करेंगे। अब समझिएगा यूसीसी के अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं। अब सुनो ध्यान से। यूसीसी लागू बाबा साहेब ने संविधान जब बन रहा था तब क्यों नहीं कर दी? मुझे कोई बताएगा कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब आर्टिकल 44 को उठा के आर्टिकल 21 में डाल देते, उसी समय लागू क्यों नहीं करेगी? सवाल ये बनता है। बताओ बताओ भाई, कृष्णपाल प्रयास करो। देश का जो वेरी गुड, ताली बजाओ कृष्णपाल की। अरे जोर से बजाओ, ताली बजाओ। गुड, एक ही लाइन तुम्हारी इंप्रेसिव है, बोलो। देश का दिवाली में एक धर्म के आधार के अकॉर्डिंग होता है, और उसमें इसको हम लागू कर देते तो कहना हिंदू मुस्लिम और जो है। वेरी गुड। उस समय देश के हालात ऐसे नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि संविधान के अंदर बाबा साहेब ने डीपीएसपी को क्या बोला? अधूरा खाप की। देखो सरकार, जब जब तुम पे संसाधन आएंगे, जब जब तुम मजबूत होगे, तब तब तुम डीपीएसपी को लेकर के कानून बना के मजबूत करते रहना। लेकिन अगर मैंने अभी संविधान लागू करके डीपीएसपी डाल दिया तो वैसे भी आपको पता होगा खूनी शुक्रवार 16 अगस्त ऐसे ही मशहूर नहीं है, उसकी वजह से इतने दंगे हुए थे देश विभाजन में, तो बेटा उस समय पूरा देश टूट जाता। अब लेकिन मैंने कहा ना कि जब सरकारें आती हैं तो सरकार कुछ ना कुछ लेके आती है। एक ऐसी सरकार आई केंद्र में जिसने कहा कि हम यूसीसी लागू करेंगे, एक देश एक कानून। लेकिन इन्हें पता है कि यूसीसी लागू करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है भारत में ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, क्रिश्चियन और हिंदू भी रहते हैं। तो भाई इनके 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 पर्सनल लॉज अलग हैं। बताऊं कैसे? संपत्ति का बंटवारा हिंदू में ये होता है, आपने पढ़ा होगा कर्ता, दया भागा और मिताक्षरा। मुस्लिम में जो बंटवारा होता है उसमें 1/3 करते हैं। मुस्लिम में क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जब भी महिलाओं की शादी होती है तो महर तय हो जाती है, लेकिन हिंदुओं में कोई महर तय नहीं होती है। बाद में अगर बीवी चली जाए तो भरण पोषण देना पड़ता है। मुसलमानों की शादी के समय ब्रेकअप होने के बाद जब शादी टूट जाती है तो इद्दत करना पड़ता है, लेकिन हिंदुओं में इद्दत जैसा कुछ भी नहीं होता। तो धर्म अलग है। सिख के अंदर गुरु तीज होता है, इनके अंदर जो शादी होती है उस शादी का अलग महत्व होता है। क्रिश्चियन के अंदर तो कहते हैं शादी यहीं शुरू कर दो, सामने ही आकर के शादी कर लेते हैं। अरे तुमने देखी नहीं क्या क्रिश्चियन शादी? नहीं देखी? बड़े सौभाग्यशाली। चलो भैया, तो यूसीसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा वन ऑफ द फेवरेट लेडी, शाह बानो बेगम। चलो भाई, इनका केस पढ़ते हैं। केस है 1984 का। इनके पति का नाम था अहमद खान। ये केस के साथ ही क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। अहमद खान, और ये निवासी थी कहाँ की? मध्य प्रदेश के इंदौर। सर इंदौरी ले आते हो क्या? अब समझना, शाह बानो अपने पति अहमद खान के साथ अपना जीवन बड़े अच्छे से जी रही थी। अहमद खान खुद एक लॉयर थे मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि जिला न्यायालय के अंदर अपनी वकालत करते थे। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इन दोनों की शादी हुई थी 1930 के आसपास, समझना है। उस समय शाह बानो की आयु रही होगी 20 या 22 साल, कोई बात नहीं। हुआ ये कि एक दिन अहमद खान ने, समय था 1970 का, और करीब करीब 60-65 साल की शाह बानो को अपने घर से तलाक 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 बोल के लात मार के निकाल दिया और दूसरी शादी करके एंजॉय करने लगे। दिक्कत ये आ गई कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो महर तय होती है वो महर शादी तोड़ने पे दे दी जाती है, या तो पहले भी दे सकते हो या शादी तोड़ते समय जैसी तय कर लो। उन्होंने शाह बानो को कुछ रकम दे दी, 700, 800, 1000, और उठा करके कह दिया तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, कोई दिक्कत नहीं। शाह बानो जो है अब एक बुढ़िया थी, उनके पास कोई काम धंधा था नहीं, और वो इलिटरेट भी थी, अनपढ़ थी, जबकि वो कहीं काम भी नहीं कर सकती थी, अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रही। ये बात पता चली एक महिला वकील को। महिला वकील ने कहा शाह बानो बेगम, भले ही हम केस हार जाएं, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने का प्रयास करूंगी।
क्यों प्रयास करूंगी? क्योंकि बेटा 1 जुलाई से पहले के जो कानून थे उसमें एक धारा है, इस धारा का नाम है 125। देख लो जितने भी युवा यहाँ बैठे हो, ये अगर तुमने बिटिया को परेशान करा तो भरण पोषण करते घूमोगे। और ये बड़ा खतरनाक नियम है, जब तक लड़की डिवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं कर ले तब तक तुम्हें भरण पोषण करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने ही बाइक से भैया बोल के बैठ के आएगी, वो उसके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, एक्स पति भी हो सकते हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं लेगी। हाँ, क्रिटिकली दिस इज बिटर ट्रूथ। वकालत के पेशे में मैंने ये चीज देखी कि मैं तो सोचता था ये परेशान है, लेकिन उन्होंने अपने पति से भरण पोषण ले लिया। अब वो 25,000 भर रहे हैं और वो भैया के संग पूरे दिन मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। कुछ लड़के भी नालायक होते हैं, वो डिवोर्स इसलिए देते हैं ज्यादातर लड़के कि हम इनसे पीछा छुड़वा लें, हम अपनी मैडम के साथ रहें। तो भैया इसीलिए सरकार को 1976 में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट डालना पड़ा था हिंदू लॉ के अंदर, सेक्शन 13 भी। समझ में आई बात? खैर समझो, ये हुआ कि ये 125 की धारा कहती है सबके लिए, समझना। धारा 125 किताब का नाम सीआरपीसी, संविधान की किताब नहीं है, ये पुरानी वाली किताब कहती थी। अब तो ये भी धारा जो है इसका सेक्शन बदल गया है, नई वाली जो किताब आ गई है वो ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब समझना 125 सीआरपीसी क्या कहती थी कि चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जात के हो, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी को भरण पोषण देना पड़ेगा जब तक कि डिवोर्स ना ले ले। अब यही होना था, ध्यान से सुनो क्या होता है। तो शाहबानो के जब पति ने ये मुकदमा सुना तो भैया शाहबानो और उनके पति अहमद दोनों का मामला चलता है सबसे निचली अदालत में सबसे पहले। ये नियम है, निचली उससे ऊंची सर्वोच्च। तो निचली अदालत में ये मामला चलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसमें कौन जीतता है? शाहबानो। और इन्हें तय कर दिए जाते हैं 40 रुपए प्रति माह। ये उस जमाने के 40 रुपए हैं, तो आज के जमाने के 4,000 तो मान ही सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि 40 रुपए बड़ा कम थे। वकील साहिबा केस तो जीत गए, लेकिन यहाँ पर अहमद जो खान था उसका ईगो हर्ट हो गया। बोले एक तो मैं वकील, ऊपर से मैं मुस्लिम, ईमान धर्म का पक्का, मैं तो कुरान की एक आयत जानता हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बचा पाया। उसने बेटा इस मामले को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। और इंदौर आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। तो ये मामला पहुंच गया जबलपुर। जबलपुर के अंदर भी अहमद खान हार गए और मुआवजे की रकम हो गई 120 रुपए। शाहबानो की तो चांदी चांदी आ गई, लेकिन अहमद खान भी कहाँ हार मानने वाला, ये भी वकील ठहरा। फाइनली अब ये मामला पहुंचता है सबसे सर्वोच्च न्यायालय में, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ये केस आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी 4 से 5 दिन पहले शाहबानो केस के बारे में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। कैसे दिया है वो भी समझाता हूँ। शाहबानो केस समझिएगा जरा। ये केस पहुंचा इनके पति के पास। अब इनका पति कमजोर नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि वो 2 हार बर्दाश्त कर चुका था। इस बार इसके पति ने किसे किसे पार्टी से बनाया, सुनो, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। आपके मुस्लिम धर्म में उलेमास होते हैं, उलेमास मतलब ज्यूरिस्ट होते हैं, ठीक, उलेमा। इसके अलावा जितने भी प्रख्यात हाजी जी, हाफिज जी जो भी थे सबको बुलाया। और बेटा बाकायदा यहाँ पर एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो की वकील थी, एक तरफ अहमद खान था और ये सारे लोग थे। इतनी प्यारी बहस थी। अब आपको ये बहस पढ़ने को मिल सकती है, उस समय सुप्रीम कोर्ट लाइव तो नहीं होता था, ना रिकॉर्डिंग होती थी। एक एक तर्क पे बात हुआ। और यहाँ पर ये जो शाहबानो की लेडी लॉयर थी, इसने क्या तर्क दिया? इसने कोर्ट करा जबकि हिंदू थी। इसने कहा कि तुम्हारे में सूरा के अंदर एक आयत है 241, 242, उसके अंदर प्रॉफिट साहब ने ये कहा है कि किसी भी औरत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपके कुरान के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोट था, किसी भी औरत को आप बदहाल या बेहाल नहीं छोड़ सकते, हर औरत का ख्याल रखना जरूरी है। तो अहमद खान ने क्या तर्क दिया? अहमद बोला रखते तो हैं ख्याल, मैंने इनको तुरंत ही मेहर दी ना, मैंने इनको 4,000 रुपया या 400 रुपया देके घर से रुखसत कर दिया कि तुम जाओ। तो फिर से आकर के इनकी लॉयर ने कहा, लॉयर बोली कि कब तक? अब उनकी उम्र हो चुकी है, मुकदमा लड़ते लड़ते 75 साल। अब वो इतनी बूढ़ी है कि ना तो दवाइयों का खर्चा है और इस बुढ़ापे में अब वो अकेले अपना जीवन नहीं काट सकती। उन्हें जरूरत है किसी ऐसे की जो जिम्मेदारी ले। इसलिए जब तक वो नहीं मर जाती, क्योंकि शाहबानो ने भी दूसरी शादी नहीं करी थी, कर लेती तो नहीं मिलता, तो तब तक की मैं चाहती हूँ कि उन्हें आपसे एलिमोनी यानी मुआवजा मिलना चाहिए। बेटा सुप्रीम कोर्ट को सारे तर्क, सारे दलील देखने के बाद शाहबानो जजमेंट के अंदर सारी बात ठीक मिली। और बेटा इसी के कारण ये बन गया लैंडमार्क जजमेंट, शाहबानो की जीत हुई। और इन्होंने अपने आखिरी टाइम तक, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आई थिंक शाहबानो होगी तो देख लो शाहबानो, ठीक है, शाहबानो ने अपने लास्ट के मोमेंट तक
मुआवजा लिया, हाँ लिया, ठीक है। शाबाश। ये स्थिति थी इनकी जब न्यायालय में मामला पहुंचा था। शी वॉज 74 ईयर ओल्ड लेडी, 74 साल की महिला को आप समझ सकते हो। अब उसे थोड़ी ना पता था कि तुम तो उठा के एक दिन बोल दोगे टी 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 तलाक तलाक तलाक, लूडो की जैसे 6 3 बार समझिएगा। तो बेटा इस साहबानो जजमेंट के अंदर ध्यान रखिएगा। लेकिन 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 अब तुम्हें लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस तो जिता दिया, लेकिन बेटा सरकार जो है ना वो किसी की सगी नहीं होती है। उस समय सत्ता में काबिज थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे, इन्होंने कहा अरे वाह मजा आ गया। बोले मजे का टाइम है। बोले कैसे? बोले ये मामला आया है 1984 में। इस समय दुनिया के सारे मुस्लिम परेशान हैं। अगर मैं कैसे भी करके कोई ऐसा लॉ बना दूं, कोई ऐसा संसद में बिल ले आऊं, कुछ ऐसा कारनामा कर दूं जिससे मुसलमान मेरे पक्ष में आ जाए, तो मेरी वोट बैंक की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इन अब दिवंगति प्राप्त कर चुके हैं तो मैं शब्द तो गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इन ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति ने क्या करा, सुनो ध्यान से। इन्होंने बनाया मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1986 और इसकी पहली लाइन लिखी कि इन लाइट ऑफ, यानी प्रकाश में शाहबानो जजमेंट। बेटा जैसी ये लाइन इन्होंने इस विधि के अंदर लिखी, क्योंकि सरकार कांग्रेस, अब तो बीजेपी आज तक इतनी सीटों से जीती नहीं पाई जितने कांग्रेस जीतती थी। कांग्रेस के पास बहुत तगड़ा बहुमत होता था। लेके आए महिला संरक्षण, ठीक है, एवं मुआवजा भत्ता बिल, उसको बिल को इन्होंने पास कराया, वो बन गया अधिनियम। कहानी सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग। हुआ ये कि जब ये अधिनियम बना तो इन्होंने साफ साफ लिखा कि इन लाइट ऑफ, प्रकाश में कौन सा, शाहबानो जजमेंट। बेटा ये ना कभी कभी करते अच्छे के लिए हो उल्टा जाता है। ये विधि पड़ गई इन पे उल्टी कृष्णपाल। कैसे उल्टी पड़ गई कि एक तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। बोले तुम सीधे सीधे मेरा नाम लेके लिख रहे हो, मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं तो धारा 125 और संविधान के अंदर जो मुआवजा दिया जाने की बात है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनल तो दोस्ती है नहीं। दूसरी बात बुरी किसको लग गई, हिंदुओं को। हिंदू बोले ये क्या मुस्लिम राजनीति करके अपना सिक्का चमकाने का प्रयास कर रहा है। और तीसरे नंबर पे ये बात, मजे की बात सुनो, ये बात बुरी लग गई मुस्लिम्स को, और मुस्लिम ने साफ कह दिया तुम कौन होते हो हमारी शरीयत या हमारे धर्म में घुसने वाले, तुम कौन होते हो हमारी शरीयत की अलग ही व्याख्या करने वाले। तो बेटा दिक्कत ये आ गई कि राजीव गांधी का ये अधिनियम तो अभी भी जिंदा है, और लेकिन राजीव गांधी इसी अधिनियम की वजह से चुनाव हार गए और दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। उसके बाद राजीव गांधी जी की आपको पता है कि हत्या कर दी गई थी, पता है सबको। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुपर पास करने की कोशिश करी थी। अब सुनो ध्यान से, 2024 मामला अभी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फिर से यही बात हुई भरण पोषण की, और इस भरण पोषण में 1986 का राजीव गांधी का अधिनियम चर्चा में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला 4 दिन पहले कि इस अधिनियम का धारा 125 सीआरपीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको भरण पोषण मिलेगा अगर तुम धारा 125 के तहत अपने पति पर, शौहर पर मुकदमा दर्ज कराती हो। बात आई समझ में या नहीं? एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई हो तो बताओ, नहीं हुई हो तो बताओ। बात आई समझ में? क्योंकि मेरा काम है तो मैं एक एक चीज एकदम अवगत कराना, वर्ल्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट बनाना। अब लिखो फटाक से क्वेश्चन लिखने के लिए। देखो शाहबानो जजमेंट, शाहबानो जजमेंट का विवरण दें। शाहबानो जजमेंट 1984 का विवरण दें। ये लिख के लाना, क्योंकि अब तुम गूगल पे पढ़ोगे, जब मेरी बातें तुम्हें फिर से मिलेगी तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। शाहबानो जजमेंट का विवरण दें एवं आर्टिकल 44 की व्याख्या करें। शाहबानो जजमेंट का विवरण दें एवं आर्टिकल 44 की व्याख्या करें। इस बार हो सकता है आपकी एक क्लास संडे को रहे, तो बेटा प्रिपेयर रहना संडे को, क्योंकि एक लेक्चर पीछे चल रहा है आपकी बारिश की वजह से, तो 7 क्लास तो आगे नहीं ले जा रहे, लेकिन सिर्फ इस संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रह सकती है। उसके बाद आपका नॉर्मल रूटीन चलेगा। तो इस संडे के लिए ग्रुप पे हो सकता है मैसेज आ जाए, 2 क्लासेस चलेंगी शायद, ठीक है? तो तैयार रहना। हाँ एक ही संडे में होता है, आप मेजोरिटी करके डिसाइड कर लेना, फिर बगल में बता देंगे जैसा। हाँ महीने में पता ही क्या क्या कह रहे हैं।